मेरा चैनल नोवेल कल्चर में आपका स्वागत है। गया आपको मिलेगा रहस्यमय और जादुई कहानियां। तो ऐसी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अध्याय 1, एक कैंडी खाए। अनुवादक नूडल टाउन ट्रांसलेटेड, संपादक नूडल टाउन ट्रांसलेटेड। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया और जमीन की ओर दबाव डालने लगे। बिजली चमकने के साथ ही आसमान में गड़गड़ाहट की धुंधली आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली बादलों को चीरकर आकाश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। धिक्कार है। हावरेन ने खराब मौसम को देखते हुए आह भरी। उसे पता था कि तूफान आने वाला है। उसने नम हवा में सांस ली और लगभग 300 मीटर दूर कोने वाली दुकान की ओर बढ़ गया। अगर छात्रावास वाले इलाके में स्थित सुपरस्टोर का नवीनीकरण न हो रहा होता, अगर उसने पत्थर, कागज, कैंची वाले मैच में लगातार 3 कैंची न चलाई होती, तो वह यहाँ पजामा और चप्पल पहनकर नहीं होता। वह अपने बिस्तर पर लेटा किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसके रूममेट्स ताश खेलना चाहते थे। धमाका, जोरदार गड़गड़ाहट हुई और हावरेन तूफान से बचने के लिए भागने लगा। आहा, जैसे ही हावरेन गति बढ़ाने वाला था, उसने अपने ऊपर एक लड़की की चीख सुनी। वह उलझन में ऊपर देखने लगा। उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। एक लड़की आसमान से गिर रही थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। वह लड़की उसके सिर पर गिरने वाली थी। धिक्कार है। हावरेन एक कदम पीछे हटा और अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे किया। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एकदम घोड़े जैसी मुद्रा बना ली। बाम! लड़की हावरेन की छाती से टकराई और उस बल ने हावरेन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को और 10 सेंटीमीटर नीचे कर दिया। बल इतना जोरदार था कि वह लगभग गिर ही गया। इस लड़की का सिर भी हावरेन के होठों पर जा लगा और उस प्रभाव से हावरेन के कुछ दांत लगभग टूट गए। गल्प! लड़की के मुंह से कुछ निकला और यह आसानी से हावरेन के गले से नीचे चला गया, क्योंकि शुरुआती आश्चर्य के कारण उसका मुंह अभी भी खुला हुआ था। मीठा, चिकना और छोटा। इससे पहले कि हावरेन प्रतिक्रिया कर पाता, यह कैंडी जैसी वस्तु पहले ही उसके पेट में थी। हालांकि हावरेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह घबरा गया था और उसके हाथ सुन्न हो गए थे। उसने अपनी बाहों में जकड़ी लड़की की ओर देखा। लंबी काली पलकें, छोटी पोनी टेल, युवा आकृति और लिंगझाओ मिडिल स्कूल बैच के साथ नीली स्कूल वर्दी। सच कहूं तो लड़की सुंदर थी। 2 सेकंड बाद मानो उसे आखिरकार एहसास हो गया कि क्या हुआ था। उसने अपनी काली आंखें खोलते हुए चीख मारी। उसने हावरेन की तरफ देखा और अचानक खुद ही खड़े होने की कोशिश की। लड़की के वजन से टकराने के बाद हावरेन के पैर सुन्न पड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की कहां से गिरी। आखिरकार आसपास कोई ऊंची इमारत भी तो नहीं थी। लड़की के खड़े होने के बाद उसने अपने शरीर को छुआ और फिर अपने सूजे हुए होंठों को रगड़ा। हावरेन के होंठों पर लाल निशान देखकर वह शर्मा गई और हावरेन की गर्दन पर हाथ मारा। अरे, मैंने तुम्हें बचा लिया। हावरेन की बात पूरी होने से पहले ही लड़की भाग गई। आजकल लड़कियां वाकई बहुत मुश्किल होती हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो ठीक लग रही है। हावरेन ने लड़की को भागते हुए देखकर अपनी गर्दन रगड़ी। ज्यादा बुरा नहीं है। उसने मुझे जोर से नहीं मारा और न ही मेरे चेहरे पर। फिर उसने अपने होंठ रगड़े। उसे चुंबन के उस गर्म एहसास की याद नहीं आ रही थी जिसके बारे में उसने सुना था। वह पहले से ही विश्वविद्यालय में दूसरे वर्ष का छात्र था, लेकिन अभी तक उसकी कोई प्रेमिका नहीं थी। मैं कितना असफल हूँ, हावरेन ने सोचा, अपनी जांघें थपथपाते हुए, और खड़ा हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और अचानक पाया कि सारे काले बादल छट गए थे और सूरज भी निकल आया था। लानत है इस मौसम पर, मुझे तो लगा था कि तूफान आने वाला है। हावरेन मन ही मन बुदबुदाया। वह अभी जो हुआ उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। वह जल्दी से कोने वाली दुकान पर गया और ताश के 2 डेक खरीदे। उसके बाद वह फौरन अपने छात्रावास में लौट आया, जो परिसर के दक्षिणी छोर पर स्थित था। इतनी देर क्यों लगाई? जल्दी करो, हम सब इंतजार कर रहे हैं। हावरेन को देखकर उसके तीनों रूममेट चिल्लाए। चीन के विश्वविद्यालयों में आमतौर पर एक ही डॉर्म रूम में बनकर बेड पर 4 से 8 लोग रहते हैं। हावरेन ने ताश के 2 डेक मेज पर फेंक दिए और कहा, तुम लोग खेल सकते हो, मेरा मूड नहीं है। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? झाओ जियाई, जो सफेद टी शर्ट पहने हुए थे, ने पूछा। क्या हम इस बात पर सहमत नहीं हुए थे कि जो भी हारेगा वह जाकर कार्ड खरीदेगा? वह स्वयंभू छात्रावास कप्तान था। मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है, हावरेन ने कहा और रेंगते हुए अपनी ऊपरी बर्थ तक पहुंच गया। अरे, आज हम ताश खेलने पर सहमत हुए हैं। झाओ जियाई बहुत खुश नहीं थी। क्या तुम ठीक हो? एक अन्य रूममेट झो लिरेन ने पूछा, क्योंकि वह हावरेन के बारे में चिंतित था। पता नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हावरेन ने जवाब देते हुए अपनी छाती रगड़ी। क्या उस लड़की को बचाते समय मेरे अंगों को चोट लग गई थी? उसने सोचा, क्या हमें तुम्हें अस्पताल ले जाना चाहिए? झाओ जियाई भी गंभीर हो गया जब उसने हावरेन के चेहरे के भाव देखे। कोई बात नहीं, मैं कोने वाली दुकान जाते हुए गलती से गिर गया था। हावरेन ने अपनी ठुड्डी की ओर इशारा किया, जो थोड़ी सूज गई थी। उस पर उस लड़की का सिर लगा था। तो फिर थोड़ा आराम कर लो।
जून की बारिश नहीं होने वाली है, इसलिए हम इंटरनेट कैफे चलते हैं, तीसरे रूममेट काओ रोंगहुआ ने कहा। हाँ, तुम लोग आगे बढ़ो। हाओ रेन ने उनकी तरफ हाथ हिलाया। वह जोश में नहीं था। झाओ जियाए अभी भी थोड़ा चिंतित था। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, उसने कहा। ठीक है। हाओ रेन ने अपनी चप्पलें उतार दी और अपने आरामदायक छोटे बिस्तर पर लेट गया। चारों अविवाहित थे। जुआ खेलने और ताश खेलने के अलावा उन्हें और कोई शौक नहीं था। हाओ रेन गहरी सांस लेते हुए सो गया, किसी वजह से वह थका हुआ था। जब उसकी आंख खुली तो शाम के 6 बज चुके थे। मेज पर टेकअवे खाने का एक डिब्बा रखा था। यह वही डिनर था जो उसके 3 रूममेट्स ने उसके लिए मंगवाया था। दरवाजे से हाओ रेन को अपने कमरे के सामने वाले कमरे में ताश खेलने की आवाज सुनाई दी। उसके रूममेट्स शोर मचाने से डरते थे, इसलिए वे बगल वाले कमरे में चले गए। असली भाई। हाओ रेन ने अपना सिर खुजलाया जब वह खाना लेने के लिए अपनी ऊपरी बर्थ से नीचे उतरा। जब उसने हाथ बढ़ाया तो वह चौंक गया। उसका शरीर वहीं जम गया। अंधेरे कमरे में उसने अपनी दाहिनी कलाई पर हरे रंग की त्वचा का एक घेरा देखा। हाओ रेन को लगा जैसे उसका दिल 5 सेकंड के लिए धड़कना बंद हो गया हो। उसने अपनी बाह पर ज्यादा रोशनी डालने के लिए पर्दा खोला। एक हरे रंग का मछली के शल्क जैसा टैटू उसकी दाहिनी बाह पर कलाई से कंधे तक फैला हुआ था। हाओ रेन को लगा कि उसे भ्रम हो रहा है। उसने अपनी आंखें मली और वह अभी भी वहां था। फिर उसने इस हरे पदार्थ को अपने शरीर से मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं आया। ठंड। हाओ रेन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और पूरे शीशे के सामने खड़ा हो गया। वह देखना चाहता था कि उसके शरीर के और हिस्सों पर भी ऐसा कुछ है या नहीं। चरमराहट। दरवाजा खुला और 3 रूममेट अंदर चले गए। धिक्कार है, क्या तुम विकृत हो? झाओ जियाई चिल्लाया जब उसने हाओ रेन को देखा जो लगातार दर्पण के सामने घूम रहा था। नहीं, नहीं। हाओ रेन ने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और अपना बदन ढक लिया। मेरे बदन में दर्द हो रहा है और मैं बस देख रहा था कि मेरे शरीर के किसी और हिस्से में चोट तो नहीं लगी है, उसने समझाया। यदि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं तो हमें आपको अस्पताल ले जाना चाहिए, झाओ जियाई ने गंभीरता से कहा। सब ठीक है, कोई गंभीर बात नहीं है। हाओ रेन उन्हें अपनी त्वचा के साथ हो रही अजीबोगरीब घटना के बारे में बताना नहीं चाहता था। आखिरकार उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है और इससे कैसे निपटना है। मुझे लगता है कि तुम नंगी होकर दौड़ने की इच्छा कर रही हो। क्या हम आज रात सार्वजनिक स्नानागार में चलें? झुओ लिरेन ने आकर हाओ रेन से कहा। मुझे लगता है कि यह आप ही हैं जो नग्न होकर दौड़ने की इच्छा रखते हैं, हाओ रेन ने झुओ लिरेन से कहा जब उसने कपड़े पहने और अपनी बाह को आस्तीन से ढक लिया। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब तुम लोग यहाँ आराम कर सकते हो। खाने नहीं जा रहे? झाओ जियाई ने टेकआउट की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने इसे सिर्फ आपके लिए खरीदा है, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, हाओ रेन ने बाहर भागते हुए कहा। अरे क्या यह बच्चा किसी रिश्ते में है? हाओ रेन के अनियमित व्यवहार को देखकर काओ रोंगहुआ ने पूछा। वो मेरे जितना करिश्माई नहीं है, झुओ लिरेन जितना फिट नहीं है और तुम्हारे जितना सुंदर भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि उसके पास कोई मौका है? अगर उसे 3 साल में कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए तो मैं तुम्हें 1000 युआन दूंगी, झाओ जियाई ने दृढ़ता से कहा। तारांकन हाओ रेन का चीनी भाषा में अर्थ अच्छा व्यक्ति भी होता है। अश्व मुद्रा, जिसे माबू मुद्रा भी कहा जाता है, एक मार्शल आर्ट मुद्रा है जिसमें अभ्यासकर्ता पैरों को प्रशिक्षित करने के लिए लंबे समय तक अर्ध डाउन स्थिति में रहता है। तारांकन 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 युआन चीनी मुद्रा है। अध्याय 2, घमंडी लेकिन सुंदर लड़की। अनुवादक नूडल टाउन ट्रांसलेटेड, संपादक नूडल टाउन ट्रांसलेटेड। जैसे ही झाओ जियाए और छात्रावास के बाकी लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि अगले 3 सालों में कोई भी लड़की हाओ रेन पर नजर नहीं डालेगी, हाओ रेन घबराकर स्कूल से निकल पड़ा। उसने एक टैक्सी को इशारा किया और उस अस्पताल की ओर चल पड़ा जहां त्वचा रोग विज्ञान का सबसे अच्छा विभाग था, कुआक्सी अस्पताल। वहां हाओ रेन को कई जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और थकाऊ जांचों से गुजरना पड़ा। उपकरण से प्राप्त रिपोर्टों के ढेर को देखते हुए विशेषज्ञ त्वचा विशेषज्ञ ने हाओ रेन को दृढ़ता से बताया कि उसकी बाह पर पड़ी धारियां एक प्रकार के रंग के कारण हैं, जैसे कुछ घटिया चादरों के रंग बदलने से होता है। रिपोर्टों के अनुसार उसके शरीर की कोशिकाओं में कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ था। विभिन्न परीक्षणों के सभी परिणामों में कोई असामान्यता नहीं पाई गई थी। इसके अलावा हरा रंग रंजकता का परिणाम नहीं था। जहां तक स्केल पैटर्न की बात है, यह केवल संयोगवश था, रंग अपेक्षाकृत नियमित पैटर्न में फैल गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह निश्चित रूप से संक्रामक नहीं था। यद्यपि यह स्पष्टीकरण अविश्वसनीय था, लेकिन यह हाओ रेन को आश्वस्त करने और उसे अस्थायी रूप से शांत करने के लिए पर्याप्त था। रिपोर्ट मिलने पर हाओ रेन अस्पताल से स्कूल लौट आया। जैसे ही उसने जोर जोर से साबुन से अपनी बाह रगड़नी शुरू की, उसने देखा कि रंग थोड़ा हल्का हो गया है। आधे दिन तक बिना किसी बात के खुद को डराने और थका देने के बाद उसने अपनी चादर एक साफ चादर से बदल दी और सो गया। शनिवार की दोपहर का सूरज पर्दों के बीच से चमकता हुआ हाओ रेन के नितंबों पर आ गया।
रेन रेन। उसी समय छात्रावास के कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। अरे कौन है ये? निचली बर्थ पर बैठी झाओ जियाई ने एक तकिया उठाया और सीधे दरवाजे पर फेंक दिया। रेन, एक सुंदर लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। दरवाजे के दूसरी तरफ से गू जियादों की आवाज आई, जो उनके कमरे के ठीक सामने वाले छात्रावास के कमरा नंबर 301 में रहता था। सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। जो लीरेन जैसे ही उलझन और स्तब्धता से भरा हुआ था, अचानक अपने सपने से जाग उठा और सीधा खड़ा हो गया। जब से जो लीरेन को विश्वविद्यालय की सबसे लोकप्रिय लड़की ने अस्वीकार कर दिया था, तब से वह किसी रिश्ते में बंधने का साहस खो चुका था। हालांकि वह सुंदर लड़कियों की प्रशंसा करने के अपने जुनून को बनाए रखने में कामयाब रहा। रेन, उठ जाओ। काओ रोंगहुआ ने मुझे तुम्हें लेने आने को कहा था। उस प्यारी सी बच्ची की वजह से जो वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतने सारे लोग ग्रीन हिल कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार के आसपास जमा हो गए हैं। तुम्हारे पास काफी दर्शक हैं। गू जियादोव दरवाजे के दूसरी तरफ से चिल्लाता रहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अपने हल्के से दर्द करते पेट को सहलाते हुए हाओ रेन को कुछ सूझा। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, घुमावदार हरे निशानों का निशान नजर आया। वे फीके तो नहीं पड़े, लेकिन बड़े भी नहीं। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। धप 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 दस्तक लगातार जारी रही। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाओ रेन बिस्तर से कूद गया और दरवाजा खोलने चला गया। इस समय तक निचली बर्थ पर बैठे झाओ जियाई को नींद नहीं आ रही थी और वह बेमन से बिस्तर से उठ गया। दूसरी ओर सुंदर लड़की शब्द सुनते ही जो लीरेन उत्साह से कपड़े पहनने लगा था। ग्रीन हिल कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार को बहुत से लोगों ने घेर लिया है। काओ रोंगहुआ और मैं खाना लेने जा रहे थे और हमें लगा कि कोई हादसा हो गया है। हम देखने गए तो पाया कि एक सुंदर लड़की किसी का इंतजार कर रही थी। यह देखकर कि हाओ रेन ने आखिरकार दरवाजा खोल दिया था, गू जियादोव ने बेचैनी से समझाया। अरे, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरा इंतजार कर रही है ना? इस तरह का मजा जो लीरेन के लिए ज्यादा सही है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाओ रेन ने झुंझलाहट से गू जियादोव को घूरा। कल उसका पेट बहुत खराब था और उसे आधी रात तक नींद नहीं आई थी। अब इस बेमतलब के शोरगुल से जागने से उसकी और भी ज्यादा चिढ़ हो गई थी। मुझे बात पूरी करने दो। गू जियादोव ने हाओ रेन को पकड़ लिया। उस खूबसूरत लड़की के हाथ में एक तस्वीर थी और वो बिल्कुल तुम्हारी ही है। उसने कहा था कि जो भी तुम्हें उसके पास लाएगा उसे 500 युआन इनाम में मिलेंगे। हाओ रेन खोया हुआ सा लग रहा था। फिर उसने गू जियादोव पर नजरें गड़ा दी। तुम 500 युआन के लिए यहाँ आए हो, है ना? ही गू जियादोव की मुस्कान कुछ ज्यादा ही चमकदार थी। इस समय छात्रावास भवन के बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। हाओ रेन बालकनी में गया और उसने देखा कि उसके परिचित पुरुष छात्रों का एक बड़ा समूह उसके छात्रावास कक्ष की ओर बेतहाशा दौड़ रहा है। वह समझ गया कि वे सब इनाम के लिए उसके पीछे आ रहे हैं। इसलिए उसने जल्दी से कपड़े और जूते पहने और गू जियादोव के पीछे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। छात्रावास के कप्तान होने के नाते झाओ जियाई किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना से चिंतित रहते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत नींद का आराम त्याग दिया, कपड़े पहने और हाओ रेन के साथ जहां भी वे जा रहे थे वहां चले गए। झाओ जियाई हाओ रेन के सबसे करीबी थे। हालांकि वह अक्सर बदजुबानी करते थे और हाओ रेन को बहुत परेशान करते थे, फिर भी वह हाओ रेन की सबसे ज्यादा परवाह करने वाले व्यक्ति थे। जहां तक झो लीरेन की बात है, वो सुंदर लड़कियों से मिलने का मौका नहीं छोड़ेगा। दक्षिणी छात्रावास की इमारत परिसर के बाहर स्थित थी। जैसे ही चारों दक्षिणी प्रवेश द्वार से परिसर में दाखिल हुए, उन्हें रास्ते में कई बुलेटिन बोर्ड दिखाई दिए। चाहे वे बड़े हो या छोटे, वे सभी पेंसिल से बनाए गए हाओ रेन के चित्रों वाले वांटेड पोस्टरों से भरे हुए थे। चित्रों के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, उपरोक्त व्यक्ति को मेरे पास लाने के लिए 500 युआन का इनाम। कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर आकर अपना इनाम ले लो। स्कूल में जितने बुलेटिन बोर्ड लगे थे, उसे देखते हुए लगता था कि इन पोस्टरों की संख्या कम से कम कुछ 100 तो होगी ही। यह राष्ट्रीय स्तर पर मांग से कम नहीं था। तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया कि वह तुम्हें एक वांछित आदमी बनाने के लिए हमारे स्कूल तक आए? झो लीरेन ने उत्सुकता से हाओ रेन से पूछा, क्योंकि वह उत्साह में अनुमान लगा रहा था। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह कौन है। हाओ रेन ने अधीरता से जवाब दिया। भारी भीड़ के साथ हाओ रेन अनिच्छा से कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। ऐसी स्थिति में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। वह आ रहा है, वह आ रहा है। यह देखकर कि वांछित व्यक्ति आ गया है, कुछ छात्र ताना मारते हुए चिल्लाने लगे। परिणामस्वरूप पहले से भरी भीड़ स्वतः ही अलग हो गई और हाओ रेन के लिए जगह बन गई। कुछ 100 लोगों की निगाहों के नीचे हाओ रेन अजीब तरह से कैफेटेरिया के दरवाजे की ओर चला गया और कल वाली सुंदर छोटी लड़की को देखा। उसने सफेद शर्ट और धुली हुई जीन्स पहनी हुई थी। यह एक आम पहनावा था, फिर भी उस पर कमाल लग रहा था। उसके बालों की लंटें हवा में लहरा रही थीं। हालांकि लहराते बालों के नीचे एक गुस्से से भरा चेहरा था। ओह ओह, किसी ने उपहास करना शुरू कर दिया। बहुत सुंदर छोटी लड़की है, झाओ जियाई, जो खुद दावा करती थी कि उसकी अनगिनत गर्लफ्रेंड है, ने हाओ रेन के कान में फुसफुसाया। तुम इतनी खूबसूरत लड़की से कब मिले?
हमें अपना परिचय दो। झुओ लिरेन ने मुड़कर हाओ रेन को आंख मारी और कहा। वह एक खूबसूरत लड़की के साथ एक और मौका पाने के लिए बेताब था। यह देखकर कि हाओ रेन अंततः आ गया, सुंदर छोटी लड़की ने अपने होंठ भींच लिए। अपनी असहजता को दबाते हुए वह आगे बढ़ा और कई तीखी निगाहों के बीच पूछा, मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। क्या तुमने कल मुझसे कुछ लिया था? हाओ रेन की आंखों में सीधे देखते हुए सुंदर छोटी लड़की ने निर्भीकता से पूछा। क्या बात? हाओ रेन को उससे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह हैरान और उलझन में था। अब जब उनकी बातचीत शुरू ही हुई थी, गु जियादोग जल्दी से आगे आया और उन्हें बीच में ही टोक दिया। हाथ मलते हुए उसने कहा, अच्छा। सुंदर लड़की ने उसकी तरफ देखा और अपना बटुआ निकाला। बस से 500 युआन निकालकर गु जियादोग को दे दिए। भीड़ में मौजूद छात्र यह देखकर दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह छोटी बच्ची इनाम जीत पाएगी। स्तब्ध होने के साथ साथ उन्हें इस मौके को गंवाने का अफसोस भी हुआ। गु जियादोग ने पैसों को कसकर पकड़ लिया और संतुष्ट होकर भीड़ से बाहर निकल गया। अब उसका इस हंगामे में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि वह सुंदर लड़की उसे पैसे देने के अपने फैसले पर पछताएगी। कितनी उदार और अमीर छोटी लड़की है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी घमंडी है। हाओ रेन ने मन ही मन सोचा। क्या तुमने कल मुझसे कुछ लिया था? सुंदर छोटी लड़की ने हाओ रेन से सवाल करना जारी रखा। क्या बात है? हाओ रेन ने उदास आंखों से उसे घूरा। वह जानता था कि उसने जो हंगामा मचाया है उससे वह अब स्कूल में मशहूर हो गया है। यह एक मन का था, एक नीला मन का। उसने उत्तर दिया, मैंने इसे नहीं देखा। आपने इसे कहीं और गिरा दिया होगा। हाओ रेन ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया। दर्शक उनकी बातचीत से थोड़े निराश थे। उन्हें लगा कि उस खूबसूरत लड़की को किसी तरह से परेशान किया गया है और वह बदला लेने आई है। यह बात कि वह बस एक खोई हुई चीज वापस पाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह मन का मुलायम और उछालदार है। सुंदर छोटी लड़की ने कहा, मैं तुम्हें 2 मिनट और देती हूँ, जरा सोचो। क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? अपने आसपास की चौकस निगाहों को देखते हुए हाओ रेन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जो कुछ भी तुमने उससे लिया है उसे वापस कर दो। एक प्यारी सी बच्ची से चोरी करने वाले तुम कितने बेशर्म हो। अराजकता और परेशानी की चाहत में कुछ पुरुष छात्रों ने हाओ रेन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। चुप रहो, यहाँ बात करने की कोई जगह नहीं है। सुंदर छोटी लड़की उनकी बातों से तुरंत क्रोधित हो गई। पुरुष छात्र एक पल के लिए सन्न रह गए। हालांकि वे परेशान थे, पर उन्हें यहाँ अपना आपा खोना उचित नहीं लगा। शो खत्म हो गया दोस्तों, अब यहाँ से चले जाओ। झाओ जियाई ने विवाद का जायजा लिया और अंदाजा लगाया कि यह एक छोटा सा मामला होगा। झुओ लिरेन और कुछ अन्य दोस्तों की मदद से उन्होंने भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया। दूसरों की परवाह किए बिना उस प्यारी सी बच्ची का ध्यान सिर्फ हाओ रेन पर था। वह चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मुझे लौटा दोगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, छोटी लड़की ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका मुंह ढक दिया। मैं इसे यही महसूस कर सकती हूँ, ठीक जहां तुम हो। अपनी बात खत्म करते हुए उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बात को ध्यान से सुन रही हो। अचानक उसका हाथ हाओ रेन के पेट तक पहुंच गया। जैसे ही हाओ रेन ने अपना पेट उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की, उस सुंदर छोटी लड़की ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी आस्तीन ऊपर चढ़ा दी। हरे रंग का ड्रैगन जैसा टैटू सामने आ गया। अध्याय 3, मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। अनुवादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड, संपादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड। अपने शरीर पर बने अजीब टैटू का खुलासा नहीं करना चाहता था, इसलिए हाओ रेन ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। अचानक उस सुंदर छोटी लड़की ने अपना हाथ फिर से बढ़ाया और उसे हाओ रेन के पेट पर रख दिया, मानो वह कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही हो। हम सार्वजनिक स्थान पर हैं, क्या तुम्हारा मेरे पेट को छूना वाकई जरूरी है? हाओ रेन असहाय लग रही थी और उसने अपना हाथ झटक दिया। इस समय तक भीड़ पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। कई लोग अभी भी कुछ और होने का इंतजार कर रहे थे। उस उम्र में एक छोटी बच्ची का विश्वविद्यालय में किसी को ढूंढने के लिए ऐसे चौंकाने वाले उपाय करना दूसरों को तरह तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर सकता था। तुम दोनों जो भी समस्या हो उसे कहीं और सुलझा लो। चूंकि वह भीड़ को पूरी तरह से तितर बितर नहीं कर पा रहा था, झाओ जियाए हाओ रेन की मदद करने का कोई और तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। छोटी बच्ची, अब तुम्हें रेन मिल गया है। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई होगी। वह हाओ रेन है, तुम्हारा नाम क्या है? सबसे पहले मुझे छोटी बच्ची मत कहो। और वह एक अच्छा इंसान है। मुझे नहीं लगता कि वह जरा भी अच्छा इंसान दिखता है। हाओ रेन को घूरते हुए उस प्यारी सी बच्ची ने कहा, जब तक तुम मुझे मेरा सामान वापस नहीं दे देते तुम यहाँ से नहीं जाओगे। याद दिला दूं, हाओ रेन का उच्चारण मंदारिन चीनी में अच्छे इंसान के उच्चारण से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, चलो कहीं और बात करते हैं। हाओ रेन ने सुंदर लड़की की कलाई पकड़ी और शैक्षणिक भवन की ओर दौड़ा।
चून की उत्साह और दिलचस्पी कम हो चुकी थी, इसलिए किसी ने उनके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर दौड़ने के बाद हाओ रेन ने उस सुंदर लड़की की नाजुक कलाई छोड़ दी और बोला, अरे तुमने इतना हंगामा क्यों मचाया? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं लिया। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? फिर अपनी कलाई पर बने डिजाइन को कैसे समझाओगी? उसकी नजर हाओ रेन पर टिक गई। उसके चेहरे पर हार मानने का जरा भी संकेत नहीं था। यह तथाकथित पीढ़ी का अंतर होना चाहिए। इस अनुचित छोटी लड़की को देखकर, जो स्पष्ट रूप से उससे 4 या 5 साल छोटी थी, हाओ रेन को लगा कि उसके लिए उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। पहली बात, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं लिया। दूसरी बात, मैंने कल तुम्हारी जान बचाई थी। तुम न सिर्फ कृतघ्न थे, बल्कि तुमने मुझे मारा भी। तीसरी बात, तुमने पूरे स्कूल को अलर्ट कर दिया और मुझे ढूंढने के लिए हंगामा मचा दिया। अब मैं इसके बाद यहाँ कैसे रहूंगा? हाओ रेन ने तर्क दिया। बस वह चीज मुझे वापस दे दो और यह सब दूर हो जाएगा, वह हठपूर्वक दोहराते हुए हाओ रेन को घूरती रही। उसकी लगातार एक ही मांग ने हाओ रेन को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया था। अरे जो भी हो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। लड़की को छोड़कर हाओ रेन क्लियर स्ट्रीम कैफेटेरिया की ओर मुड़ा, जो शैक्षणिक क्षेत्र के सबसे नजदीक था। हालांकि वह सुंदर छोटी लड़की उसके पीछे पीछे चली गई और अपने चेहरे के भाव को स्थिर बनाए रखा। कैफेटेरिया में दाखिल होते ही हाओ रेन खाना खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। फिर भी वो प्यारी सी बच्ची उसके साथ नूगा की तरह चिपकी हुई थी, उसके हर कदम पर नजर रख रही थी। यहाँ तक कि जब हाओ रेन ने ऑर्डर करने के लिए अपना प्रीपेड कैफे कार्ड निकाला, तब भी उसकी नजरें उस पर टिकी रहीं। मुझे सच में नहीं पता कि आपके साथ क्या करना है। अपना प्रीपेड कैफे कार्ड फिर से निकालते हुए हाओ रेन ने आह भरी, शेफ बीफ कॉम्बो का एक और ऑर्डर दीजिए कृपया। जैसे ही वह भोजन की ट्रे मेज पर ले गया, वह सुंदर छोटी लड़की भी अपनी ट्रे लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही वह बैठा, वह भी उसके ठीक सामने बैठ गई। अब वह उसकी हर हरकत की नकल कर रही थी। अगर वह खाना बंद करता तो वह भी एक निवाला खा लेती, और जब वह खाना बंद कर देता तो वह भी खा लेती। बड़ी बहन, मैं तुम्हें बड़ी बहन कहूंगा, ये कैसा? मैंने सच में तुमसे कुछ नहीं छीना। हाओ रेन बेबसी से उसे देखे बिना नहीं रह सका। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक जान बचाने की कोशिश में इतनी मुसीबत आ जाएगी। तुम्हारा टैटू तो कुछ और ही कह रहा है। तुमने जो टैटू बनवाया है, उसका यही सबसे अच्छा सबूत है। हाओ रेन से एक पल के लिए भी नजरें हटाने से इनकार करते हुए उस प्यारी सी बच्ची ने जिद की। और ऐसा क्यों? हाओ रेन ने पूछा। खैर, मैं अपनी बात तुम्हें नहीं बता सकती। खैर, मुझे पता है कि मेरा मन का तुम्हारे पास है। तुमने उसे किस जेब में रखा था? वह तुम्हारे पेट के पास ही होना चाहिए, है ना? बेहतर होगा कि तुम मुझे अपनी तलाशी न लेने दो। उसने जोर देकर कहा। मुझे तलाशी लो? इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रही है? हाओ रेन ने उसे एक नजर देखा और खाना खाने लगा। ऐसा भी लग रहा था कि आज सुबह हाओ रेन का इंतजार करते हुए उसने खुद को भूखा रखा था, क्योंकि वह अपना खाना तेज गति से खा रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए हाओ रेन ने अपना सिर उठाया और चुपचाप उसे देखा। उसने पाया कि उसने जो सफेद कमीज पहनी थी, वह कोई आम सफेद कमीज नहीं थी। हालांकि वह कमीज कुल मिलाकर एक मिडिल स्कूल की छात्रा के जोश को दर्शाती थी, पर वह एक रेट्रो स्टाइल वाली कमीज ज्यादा थी। उसकी छाती पर लेस की गांठ तितली जैसी थी और उसके नाजुक शरीर पर पूरी तरह से जच रही थी। इसके अलावा उसकी कमीज का निचला हिस्सा उसकी जीन्स में टक किया हुआ था, जिससे उसकी पतली कमर का आकार और भी सुंदर दिख रहा था। उसके रमणीय शैली के फूलों के पैटर्न वाले लकड़ी के सैंडल के साथ हाओ रेन को यकीन हो गया कि यह लड़की जरूर किसी असाधारण पृष्ठभूमि से आई होगी, विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मिडिल स्कूल की उम्र का था। 500 युआन को इतनी लापरवाही से फेंकने का उसका सहज भाव निश्चित रूप से सामान्य मिडिल स्कूल के बच्चों के बीच एक सामान्य भाव नहीं था। तभी उस खूबसूरत बच्ची ने अचानक अपना सिर उठाया। उसे लगा जैसे उसने गौर किया हो कि हाओ रेन उसे देख रहा है। अपनी दिलचस्पी और विचारों को छिपाने के लिए हाओ रेन ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि विश्वविद्यालय के कैफेटेरिया में इतनी प्यारी सी बच्ची की उपस्थिति ने विश्वविद्यालय के कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया था। अरे, उन्हें तो यही लगता होगा कि यह मेरी छोटी बहन है। हाओ रेन ने खुद को आश्वस्त किया। खाना खत्म करते ही यहाँ से चले जाना बेहतर होगा। चूंकि तुम अकेले ही यहाँ तक आए हो, इसलिए तुम्हारे माता पिता जरूर चिंतित होंगे, हाओ रेन ने उससे कहा। जब तक तुम मुझे मेरा सामान लौटा दोगे, मैं आराम से घर जा सकूंगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर मेरे माता पिता को पता चल गया कि मैंने क्या खोया है और वे खुद तुम्हारे पास आने का फैसला करते हैं, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। हाओ रेन पर नजरें गड़ाए वह अचानक शांत और मधुर स्वर में बोली। फिर भी उनके शब्दों से स्पष्ट रूप से अंतर्निहित खतरे का संकेत मिलता है। इस बार उसकी बातों से हाओ रेन लगभग रो पड़ा। सच कहूं तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या कह रही है। इस उम्र में बच्चे, चाहे कोई भी छोटी मोटी बात क्यों ना हो, हमेशा अपने माता पिता को इसमें शामिल करना पसंद करते हैं ताकि वे आसानी से उनके पीछे छिप सकें।
वैसे अगर उसके माता पिता इसमें शामिल हो गए तो यह मेरे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उसके दिमाग में विचार बेतहाशा उमड़ रहे थे। फिर भी हाओरेन को अब भी नहीं लगा कि उसने उसका कुछ भी छीन लिया है। कल उसके पास कुछ भी नहीं था। उससे मिलने के बाद वह छात्रावास में सिर्फ ताश के 2 डेक लेकर गया था। जहां तक उस मनके की बात है जिसके बारे में वह बड़बड़ा रही थी, हाओरेन ने उस समय बिना जेब वाला पजामा और चप्पल पहनी हुई थी। वह अपने साथ कुछ कैसे ले आया होगा? उसने जरूर उसे कहीं और गिरा दिया होगा। जहां तक उनकी त्वचा पर हरे रंग के निशानों की बात है तो डॉक्टर के अनुसार यह एलर्जी की प्रतिक्रिया थी जो कुछ समय पहले समुद्री भोजन के अत्यधिक सेवन के कारण हुई थी। हालांकि उसके जिद्दी स्वभाव को देखते हुए उसे डर था कि उसका परिवार भी मान लेगा कि उसने उससे कुछ छीन लिया है। तब तक उसके पास खुद को समझाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह सोचकर हाओरेन को लगा कि किसी को बचाने की कोशिश में खुद को जो मुसीबत में डाला है उससे उसे हल्का सिरदर्द हो रहा है। मेरा पीछा करना बंद करो। मैंने कहा था कि मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया और इसका मतलब है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया। अगर तुम अपने माता पिता को भी अपने साथ ले आओ तब भी मैं यही कहूंगा, हाओरेन ने खड़े होकर अपनी ट्रे पकड़ते हुए कहा। इसके बाद वह ट्रे लौटाकर कैफेटेरिया से बाहर चला गया। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि वह छोटी बच्ची अभी भी उसका पीछा कर रही थी। हाओरेन ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपना छात्र परिचय पत्र निकालते हुए सीधे पुस्तकालय भवन में चला गया। बीप, कार्ड रीडर द्वारा सत्यापन स्वीकृत कर दिया गया था और मार्ग का प्रवेश द्वार खुल गया था। वह उसके पीछे अंदर जाना चाहती थी, लेकिन प्रवेश द्वार तुरंत बंद हो जाने के कारण उसे अंदर जाने से मना कर दिया गया। दूसरी तरफ खड़े हाओरेन ने उसे हल्का सा हाथ हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के लाइब्रेरी की लॉबी में चला गया। उसे राहत मिली कि आखिरकार उसने उससे छुटकारा पा लिया। तुम स्वयं मेरे पास आओगे? गलियारे के बाहर खड़ी सुंदर छोटी लड़की ने आत्मविश्वास से कहा। अध्याय 4, समुद्र तट के किनारे कॉटेज। अनुवादक नूडल टाउन, ट्रांसलेटेड संपादक नूडल टाउन। ट्रांसलेटेड। रहस्यमयी बच्ची को छोड़कर हाओरेन कुछ जानकारी ढूंढने के लिए लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर गया। आखिरकार उसने कुछ किताबें उधार ली जो उसे प्रासंगिक लगी और लाइब्रेरी से बाहर चला गया। जैसा कि उसने सोचा था, जब वह बाहर निकला तो छोटी लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। उदास आसमान की ओर देखते हुए हाओरेन अभी भी उस छोटी बच्ची से जुड़ी पूरी घटना के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि क्या अगले हफ्ते उसकी जान चली जाएगी। अगर उसके माता पिता सचमुच उससे इस बारे में बात करने आए तो कितना गुस्सा आएगा। अपनी सारी संपत्ति गंवाने की पूरी जिम्मेदारी उसकी अपनी थी। फिर भी उसने इसके लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया ताकि वह अपनी जिम्मेदारी से बच सके। जब वह छात्रावास के कमरे में लौटा तो उसके सभी रूममेट्स घटना के कारण और उसके परिणामों को लेकर चिंतित थे। हालांकि हाओरेन ने उन्हें बस इतना बताया कि मामला आसानी से सुलझ गया और उसने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। वह अपने रूममेट्स को इतनी परेशानी में नहीं डालना चाहता था। छोटी बच्ची बहुत सुंदर है, बस उसे कुछ साल दे दो, वो जरूर किसी भी स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की बन जाएगी। झाओ जियाई ने प्रशंसा में आह भरी और हाओरेन के कंधे पर थपथपाते हुए उसे दिलासा देने की कोशिश की। बेशक वह खूबसूरत थी, लेकिन बहुत बड़ी उपद्रवी भी थी। इसलिए समझदारी इसी में है कि उससे किसी भी तरह का संपर्क न रखा जाए। क्या तुम्हें इस हफ्ते घर नहीं जाना पड़ा? क्या तुमने जरूरी सारी जानकारी ढूंढ ली? झाओ जियाई ने पूछा। हाँ, मैं अभी घर जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। हाओरेन ने लाइब्रेरी से उधार ली हुई किताबें मेज पर रख दी और एक और खाली बैग निकाला। कल जल्दी वापस आना ताकि हम शाम को ताश खेल सकें। फिर से झाओ जियाई ने एक दोस्ताना अनुस्मारक देते हुए हाओरेन के कंधे को थपथपाया। जरूर, मैं जाऊंगा। आज आपकी मदद के लिए शुक्रिया। हाओरेन ने जाते हुए अपने डॉममेट्स की तरफ हाथ हिलाया। घर लौटते समय बस में हाओरेन अपनी कलाई की फिर से जांच करने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। हरे निशान बिल्कुल ड्रैगन के शल्क जैसे लग रहे थे। उसकी जोरदार रगड़ से उनका रंग काफी हल्का हो गया था। उसने सोचा कि अगर उसकी दादी ने यह देखा तो जरूर सोचेंगी कि वह स्कूल में गलत लोगों के साथ घूम रहा था और उसने टैटू बनवा लिया है। हाओरेन ने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आए और हल्के से उसके चेहरे को सहलाया। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। जब हाओरेन की नींद खुली तो बस 1 घंटे से अधिक समय तक चल चुकी थी। वह लगभग घर पहुंच चुका था। नींद और घबराहट में उसने अपना बैग उठाया और बस से उतर गया। वह एक चौड़े कंक्रीट के रास्ते पर चलने लगा। बीच बीच में उसके पास से महंगी और आलीशान गाड़ियां गुजरती रहती। इसके विपरीत जब वह बैग लेकर पैदल चल रहा था तो हाओरेन थोड़ा दुखी लग रहा था। उसे उस क्षेत्र तक पैदल जाने में ठीक 30 मिनट लगे जहां घर थे। अगर हाओरेन के सहपाठियों ने यह देखा होता तो वे जरूर दंग रह जाते। हाओरेन का घर असल में बंदरगाह वाले इलाके में था जहां से ईस्ट ओशन सिटी में समुद्र का सबसे खूबसूरत नजारा दिखता था। इसके अलावा झोपड़ियों के समूह के बीच उसका घर एक साधारण सी दिखने वाली 2 मंजिला झोपड़ी थी जो समुद्र तट से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थी। दादी, थोड़ा थका हुआ महसूस करते हुए हाओरेन चिल्लाया और उसने एक नक्काशीदार लोहे के गेट को खोला।
रेन, तुम वापस आ गए। एक दयालु और सौम्य दिखने वाला बुजुर्ग घर से बाहर आया और हाओ रेन का एक चिरस्थायी मुस्कान के साथ स्वागत किया। आज तुम इतनी देर से कैसे आए? ही, मुझे अगले हफ्ते एक असाइनमेंट पूरा करना है, इसलिए जाने से पहले मुझे कुछ और जानकारी देखनी थी। अपनी दादी के पीछे घर के अंदर आते हुए हाओ रेन ने पूछा, दादी, आपका हफ्ता कैसा रहा? हमेशा की तरह काम, घर की थोड़ी सफाई की, समुद्र तट पर सैर की, फूलों और लॉन की देखभाल की, और थोड़ा स्टॉक ट्रेडिंग भी की। अंकल वांग इस वीकेंड छुट्टी पर हैं। इस बार दादी को अपनी पाककला दिखाने दो, दादी ने हंसते हुए जवाब दिया। शेयर ट्रेडिंग, इस हफ्ते तुमने कितना कमाया? हाओ रेन ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। यह कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जहां आप हर हफ्ते बस पैसे कमा सके। दरअसल इस हफ्ते मुझे 6000 युआन का नुकसान हुआ है। लेकिन तुम्हें पता है, आजकल दादी को इसकी कोई परवाह नहीं है। दरअसल नॉर्वे से खबर आई थी, तुम्हारे माता पिता अपना अभियान पूरा करने वाले हैं और शायद अगले महीने घर आ पाएंगे। दादी ने रसोई में जाते हुए हाओ रेन को समझाया। ओह, अगले महीने? वो तो जल्द ही है। हाओ रेन मदद करने के लिए उसके पीछे रसोई में चला गया। दरअसल उन्होंने एक रसोईया रखा था, अंकल वांग। ऐसा इसलिए था ताकि कोई दादी के लिए खाना बना सके और यहाँ झोपड़ी में उनका साथ दे सके। चूंकि हाओ रेन के माता पिता विदेश में थे और हाओ रेन को हफ्ते में स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए दादी के लिए यह उबाऊ और अकेलापन भरा हो सकता था। हालांकि अंकल वांग को इस सप्ताहांत किसी पारिवारिक काम से घर जाना था। इसलिए हालांकि हाओ रेन के पास घर पर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसे अपनी दादी के साथ समय बिताने के लिए घर आना पड़ा। अपने माता पिता के अलावा, जो अक्सर घर पर नहीं आते थे, वह अपनी दादी के सबसे करीब थे। दादी, आज मैं एक सवाल के बारे में सोच रहा था। सब्जियां काटते हुए हाओ रेन ने पूछा, क्या आपको लगता है कि ड्रैगन होते हैं? ड्रैगन? दादी को ऐसे विषय में दिलचस्पी लग रही थी। उनकी आंखें चमक उठी जब उन्होंने सोचा, लगता है ईस्ट ओशन सिटी के कुछ निवासियों का यहाँ ड्रैगन से सामना हुआ होगा। सच में? हाओ रेन भी अब सचमुच व्यस्त हो गया था। हाँ, दरअसल मेरा भी एक ऐसा ही अनुभव रहा था। मैं तब जवान था, 20 साल का। एक दिन मैं खेत में काम कर रहा था और अचानक एक तूफान आ गया। मैं और मेरा एक अच्छा दोस्त छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक बहुत ही घने बादल का टुकड़ा अचानक नीचे की ओर उतर आया। दादी की कहानी सुनते सुनते हाओ रेन को ऐसा लगा जैसे उसका दिल हवा में लटक गया हो। उसने आग्रह किया, तो क्या हुआ दादी? आगे बढ़ो। उस समय मैंने बादल से ड्रैगन के आकार की बिजली की एक चमक निकलती देखी और कुछ देर तक आकाश में तैरती रही। मैं डर गई। बाद में मुझे लगा कि यह एक भ्रम था। फिर भी जब मैंने इसके बारे में और सोचा तो बादल का रंग धूसर से सफेद हो गया था, आकाश में मौजूद दूसरे बादलों से बिल्कुल अलग, जो बिल्कुल काले थे। दादी माँ उस घटना को याद करते हुए गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। बिजली? मुझे लगता है कि यह एक प्राकृतिक घटना थी, हाओ रेन ने कहा। यही बात तुम्हारे पिता ने भी मुझसे कही थी। लेकिन तुम्हें पता है, उन्हें अलौकिक घटनाओं में कभी कोई दिलचस्पी या सहनशीलता नहीं थी। हालांकि मेरी उस अच्छी दोस्त ने बाद में मुझे बताया कि उसने सचमुच एक सफेद अजगर को बादल से निकलते और झील से पानी चूसते देखा था। उसने झील से पानी की एक चौड़ी धार को आकाश की ओर उठते भी देखा था। मैंने पूछा कि क्या यह सच है, तो उसने कहा कि उसे इस बात का पूरा यकीन है और वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। दादी का वर्णन इतना सजीव और विस्तृत था कि हाओ रेन के रोंगटे खड़े हो गए। यदि ड्रैगन वास्तव में अस्तित्व में थे, तो तुम अचानक ड्रैगन के बारे में क्यों पूछना चाहते थे? अपनी याददाश्त से बाहर आते हुए दादी ने हाओ रेन से पूछा। ओह, मैं तो बस उत्सुक था। अपनी आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को वापस लेते हुए हाओ रेन ने अपना सिर नीचे किया और सब्जियां काटना जारी रखा। यहाँ ईस्ट ओशन सिटी में ऐसा कहा जाता है कि कई लोगों ने अतीत में ड्रैगन देखे हैं। इसके अलावा पुरानी किंवदंतियों के अनुसार माना जाता है कि पास में ही एक ड्रैगन महल था। कथित तौर पर ईस्ट ओशन सिटी का नाम इसी वजह से पड़ा, दादी ने आगे कहा। किंवदंतियों वाले पूर्वी महासागर ड्रैगन पैलेस की तरह? हाओ रेन ने मुड़कर पूछा। हाँ, शायद। जैसे ही उसने सब्जियां धोई, दादी ने उन्हें बर्तन में रख दिया। तो फिर हम अब ड्रैगन क्यों नहीं देखते? हाओ रेन ने पूछा। यह पर्यावरण में बदलाव के कारण हो सकता है। पर्यावरण के बिगड़ने से कई जीव विलुप्त हो गए हैं। दादी की प्रतिक्रिया सुनकर हाओ रेन अवाक रह गया। बस यूं ही दोनों ने रुक रुक कर तरह तरह की बातें की और खाना खत्म किया। कुछ देर साथ में टीवी देखने के बाद वे अपने अपने बिस्तर पर चले गए। अपने कमरे में जाने के बाद हाओ रेन को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की खोली और ऊपर तारों से भरे शानदार आसमान को निहारा। दूर से आती लहरों की आवाज के साथ उसे अपनी दादी द्वारा सुनाई गई कहानी याद आ गई। उसके मन में यह जानने की तीव्र इच्छा पैदा हो गई थी कि इस दुनिया में ड्रैगन होते भी हैं या नहीं। कलाई उठाकर देखा तो उसकी बाह पर हरे रंग का निशान अब भी साफ दिखाई दे रहा था। जितना ज्यादा वह उसे देखता, उतना ही उसे लगता कि वह पैटर्न ड्रैगन के शल्कों जैसा है। अरे, मैं शायद इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ। उसने खिड़की बंद कर दी, लाइट बुझा दी और सोने चला गया। अध्याय 5, प्रेमिका खोजने का समय।
अनुवादक नूडल टाउन ट्रांसलेटेड, संपादक नूडल टाउन ट्रांसलेटेड। अगले दिन हाओ रेन सुबह जल्दी उठा। उसने कुछ व्यायाम किए और अपनी दादी के लिए नाश्ता बनाया। फिर वह सुहावनी धूप में उनके साथ समुद्र तट पर टहलने गया। रेन, तुम इन दिनों बहुत ऊर्जावान दिख रहे हो, दादी ने समुद्री हवा में हाओ रेन से प्यार से कहा। मेरी भूख भी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हाओ रेन मुस्कुराया। हे, क्या तुम विश्वविद्यालय में किसी से मिल रही हो? दादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, हाओ रेन ने इनकार किया। जरूर, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी दादी एंथ्रोपोस्कोपी जानती थी? लगता है आजकल औरतों के साथ तुम्हारी किस्मत अच्छी चल रही है। दादी हंस पड़ी। विश्वविद्यालय में पढ़ाई मेरी प्राथमिकता है। मैं डेटिंग कैसे शुरू कर सकती हूँ? हाओ रेन ने दिखावटी अंदाज में कहा। यह तुम्हारे पिताजी की राय है। दूसरी ओर, मैं अपनी रेन को डेटिंग के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। अगर वह अच्छी लड़की है तो उसे दादी के पास ले आओ। दादी की मुस्कान सूरजमुखी की तरह गर्माहट फैला रही थी। ठीक है, जैसे ही मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी मैं उसे आपके पास ले आऊंगा, हाओ रेन ने गंभीरता से वादा किया, जिससे दादी की मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। हाओ रेन और उसकी दादी धीरे धीरे वापस लौटने से पहले वे दोनों कुछ देर तक चट्टान पर खड़े होकर समुद्र को देखते रहे। रास्ते में उसने कई छोटे छोटे सीप उठाए और उन्हें अपनी जेब में रख लिया। तुमने बचपन में बहुत सारे सीप इकट्ठा किए होंगे, है ना? दादी ने पलटकर पूछा। स्मृति चिन्ह के रूप में। हाओ रेन ने एक सीप को हवा में ऊपर फेंका और उसे पकड़ लिया। रेन, बचपन से ही तुम्हें समुद्र बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारा दिल समुद्र जितना विशाल है। दादी ने अपने कपड़े के जूतों से मुलायम रेत पर कदम रखते हुए उसकी तारीफ की। फिर मन ही मन बुदबुदाई, तुम तो बच्चों जैसे और दयालु भी हो। कोई लड़की तुम पर फिदा क्यों नहीं होती? मैं अपने परपोते से कब मिलूंगी? हाओ रेन अपनी दादी के छिपे हुए विचारों को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि उन्हें बस अपने बेटे की याद आ रही है। उन्हें घर तक छोड़ने के बाद वह कुछ देर और उनके साथ रहा। फिर उसने स्कूल के लिए सामान समेटना शुरू कर दिया। दादी ने उसके बैग में सभी प्रकार के स्नैक्स और स्थानीय उत्पाद भर दिए, जिससे उसका बैग पहले की तुलना में बहुत अधिक फूल गया। इसे स्कूल ले आओ और अपने सहपाठियों के साथ बांटो। मुझे झाओ जियाए और वे युवा साथी पसंद हैं। वह हाओ रेन को दरवाजे तक ले गई और आग्रह किया। ठीक है, मुझे पता है। आप अपना ख्याल रखना, दादी माँ। उसने भारी बैग अपनी पीठ पर डाला और अपनी यात्रा शुरू कर दी। यहाँ के सभी लोग अपने अपने वाहनों से आए थे। यहाँ घरों की संख्या कम होने के कारण कोई बस स्टॉप नहीं था। सबसे नजदीकी बस स्टॉप एक पर्यटक स्थल के पास था। हाओ रेन को बस स्टॉप तक पहुंचने से पहले आधे घंटे तक पैदल चलना पड़ा। यह उसके लिए पूरी तरह से कार्डियो वर्कआउट जैसा था। हाओ रेन ने बस में मन ही मन सोचा, यह बहुत ही सुखद सप्ताहांत था। बस नमकीन समुद्री हवा में शहर की ओर चल पड़ी। हाओ रेन स्कूल पहुंचते ही नाश्ता बांटने लगा। उसे अकेले ही नाश्ता खत्म करने में 2 हफ्ते से ज्यादा लग जाते थे। दादी हर बार उसके लिए इतने सारे नाश्ते इसलिए पैक करती थी ताकि वो उन्हें अपने दोस्तों के साथ बांट सके। दादी सबसे अच्छी है। क्या मुझे उन्हें खुश करने के लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए? हाओ रेन ने नाश्ता बांटते हुए मन ही मन सोचा। अजीब बात यह थी कि पहले के विपरीत आधे घंटे तक ये चीजें उठाने के बाद भी उसे थकान महसूस नहीं हुई। हाओ रेन ने चुपके से अपनी कलाई की ताकत परखी और पाया कि वह सिर्फ एक हाथ से मेज को जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा पा रहा है। उसने संदेह से पूछा, झो लिरेन, क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ हाथापाई करना चाहते हो? झो लिरेन उत्साह में चिप्स का पैकेट खोल रहा था। वह तुरंत मुड़ा। क्यों, तुम मुझसे हाथापाई करना चाहते हो? चलो इसे आजमाते हैं। हाओ रेन मेज पर बैठ गया। अरे, क्या मैंने तुम्हें पिछली बार इतनी जोर से नहीं हराया था? मैं अपनी आधी ताकत तुम्हारे लाए हुए सारे स्नैक्स के लिए ही लगाऊंगा। झो लिरेन ने चिप्स नीचे रखे और हाओ रेन के सामने बैठ गया। हाओ रेन की शारीरिक शक्ति वास्तव में कम नहीं थी। लगातार दौड़ने की वजह से उसके पैरों की ताकत बहुत मजबूत थी। इसीलिए पिछली बार वह गिरती हुई बच्ची को बिना गिरे पकड़ पाया था। हालांकि उन्होंने विशेष रूप से ऊपरी शरीर की ताकत का अभ्यास नहीं किया था और यही कारण था कि वे हमेशा आर्म रेसलिंग में 180 सेंटीमीटर लंबे झो लिरेन से हार जाते थे। वे अपनी जगह पर खड़े हो गए और एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। यह देखकर पड़ोस और आसपास के छात्रावासों से कुछ छात्र जो नाश्ता करने आए थे, उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इंस्टेंट किल क्या होता है। झो लिरेन ने आत्मविश्वास से अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। अपनी बांह पर बने हरे टैटू को ध्यान में रखते हुए हाओ रेन ने अपनी आस्तीन ऊपर नहीं चढ़ाई। 3, 2, 1 जज के रूप में झाओ जियाई ने उनके पकड़े हुए हाथ छोड़ दिए। झो लिरेन ने अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए चिल्लाया। धम, उसका हाथ तुरंत मेज पर दब गया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये गिनती में नहीं आता, ये गिनती में नहीं आता। मैं अभी तैयार नहीं था। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, तुमने तो मेरे बैठने से पहले ही शुरू कर दिया था। ये तो धोखा था। हाओ रेन शांत दिख रहा था, हालांकि उसे हैरानी भी हो रही थी। सिर्फ वही जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था।
एक बार और झो लिरेन ने हाओ रेन की हथेली पकड़ ली क्योंकि वह हार मानने को तैयार नहीं था। 3, 2, 1। झाओ जियाई ने फिर से उनकी बाहें छोड़ दी। इस बार मुकाबला कांटे का था। झो लिरेन ने धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी बाहों और माथे पर नीली नसें उभर आईं। उसने धीरे धीरे बढ़त बना ली। बम! हाओ रेन का हाथ मेज पर गिर गया। झो लिरेन उछल पड़ा और अपनी दुखती बाह को सहलाते हुए खुशी से बोला, तुम्हारी बाह की ताकत बढ़ गई है, दोस्त। फिर भी तुम्हें हरा नहीं सका। हाओ रेन कड़वाहट से मुस्कुराया, ठीक है, चलो नाश्ता बांट लेते हैं। स्नैक्स। तुमने मेरे चिप्स ले लिए, गू जियादोंग। विजेता झो लिरेन उछल पड़ा और उत्साह में गू जियादोंग को पकड़ लिया। हाओ रेन ने उन पर नजर डाली और चुपचाप बालकनी की ओर चला गया। मैंने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी मैं झो लिरेन को आसानी से हरा पाया। फिर मैंने जानबूझकर अपनी ताकत कम कर दी ताकि वह कड़ा मुकाबला जीत सके। पिछले हफ्ते के आम रेसलिंग मैच की तुलना में मेरी ताकत में यह एक भयानक वृद्धि थी। हाओ रेन ने बेचैनी से चांद की ओर देखा और अपनी कलाई रगड़ी। अध्याय 6, मेरे पिता के क्रोध को सहन करो। अनुवादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड, संपादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड। चांदनी में हाओ रेन की बाह पर बना ड्रैगन स्केल टैटू कई बार धोने के बाद हल्का पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो चमक रहा हो और उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति हो। मेरी दादी ने ड्रैगन के बारे में जो कहानी कही थी वह सच नहीं होगी, है ना? रेन, आओ ताश खेलें। झाओ जियाई चिल्लाई, जिससे हाओ रेन गहरी सोच से जाग गया। लगभग पूरी रात ताश खेलने के बाद सप्ताहांत बीत चुका था। सोमवार को उनकी आंखें फिर से खुलेंगी। रेन, मैंने सुना है कि तुम एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे और अब वह तुम्हें ढूंढ रही है। मैंने सुना है कि ये लड़की बहुत पागल है, पूरे स्कूल में वांटेड पोस्टर लगा रही है। अफसोस, मैं शनिवार को घर चला गया। मैं कैफेटेरिया में था। लड़की बहुत सुंदर है और उसने रेन का पेट भी छुआ। अरे रेन, तुमने उस छोटी बच्ची के साथ क्या किया? रेन पर आरोप लगाना बंद करो, वह एक अच्छा आदमी है। जाहिर है, हाओ रेन एक अच्छा लड़का है। इस सेमेस्टर में उसे 6 बार गुड पर्सन कार्ड फ्रेंड जोन मिल चुका है। कक्षा के अंदर लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। हर कोई उस लड़की के बारे में बात कर रहा था जो पिछले शनिवार को हाओ रेन को ढूंढने के लिए बड़ी धूमधाम से स्कूल आई थी और इस हफ्ते का सबसे चर्चित विषय बन गई थी। हाओ रेन ने बातचीत में शामिल होने की जहमत नहीं उठाई। गर्म धूप की सुकून भरी रोशनी उसे थोड़ी नींद दिला रही थी। वह बीच बीच में ऊपर देखकर कक्षा अध्यक्ष जी युजिया को देखता, जो आगे बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हुआ था उसकी उन्हें बाकियों से ज्यादा परवाह थी। हालांकि जब भी हाओ रेन उनकी तरफ देखता तो वह तुरंत उनसे नजरें मिलाने से बचती थी। हाओ रेन उसे समझाना चाहता था कि वह कोई खिलाड़ी नहीं है, बल्कि उसके दोस्त ही हैं जिनकी वजह से यह सब हुआ है। जब भी वह अपने दोस्तों को किसी खूबसूरत लड़की के बारे में बताता तो उसके दोस्त उसके नाम से उसकी प्रशंसा जाहिर करते और गुड पर्सन कार्ड पाने का उसका रिकॉर्ड और भी मजबूत कर देते। जाहिर है, जी युजिया भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने उन्हें गुड पर्सन कार्ड दिया था। शायद मुझे उससे अपने साथ समुद्र तट पर चलने के लिए कहना चाहिए। दादी को शायद उसके जैसी खूबसूरत लड़की पसंद आएगी। लेकिन पिछली बार जब झो लिरेन मेरे लिए खिलवाड़ कर रही थी तो उसने पहले ही कह दिया था कि उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जब यह विचार उठे तो हाओ रेन ने आह भरी और डेस्क पर सोना जारी रखा। दोपहर की उबाऊ क्लास आखिरकार खत्म हुई। हाओ रेन एक धुंधले सपने से जागा और उसे अपने दाहिने हाथ में सुन्नपन महसूस हुआ। जब वह अपने दाहिने हाथ को हिलाकर सुन्नपन दूर करने की कोशिश कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसका दाहिना हाथ बहुत मोटा हो गया है। लंबी बाजू की कमीज की वजह से झाओ जियाए और बाकी लोगों को उसकी बाह में आए बदलाव का पता नहीं चला। हालांकि हाओ रेन साफ महसूस कर सकता था कि उसकी दाहिनी बाह में सूजन आ रही थी। अजीब टैटू, घमंडी छोटी बच्ची और अचानक बढ़ी हुई ताकत के बारे में सोचकर हाओ रेन को इन सब के बीच कुछ संबंध नजर आए। वह जल्दी से खड़ा हुआ, एक पल के लिए झिझका और फिर कक्षा से बाहर भाग गया। अरे, झो लिरेन और अन्य दो जो अपना बैग पैक कर रहे थे और रात का खाना खाने जा रहे थे, उन्होंने अचानक हाओ रेन को जल्दबाजी में जाते देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। हाओ रेन कक्षा से बाहर निकला और तब तक लगातार चलता रहा जब तक कि उसने स्कूल के बाहर एक टैक्सी को नहीं रोक लिया। मिस्टर लिंगझाओ मिडिल स्कूल चलिए जल्दी। हाओ रेन कार में बैठ गया और बेचैनी से बोला, ठीक है। टैक्सी ड्राइवर तेजी से चला गया। 10 मिनट में ही रेन लिंगझाओ मिडिल स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो मिडिल स्कूल के छात्र स्कूल से निकल ही रहे थे। यूनिफॉर्म पहने छात्र पानी के ज्वार की तरह गेट से बाहर निकलने लगे। हाओ रेन अपने पंजों के बल एक ऊंची बाड़ पर खड़ा था। वह उस छोटी बच्ची का पता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सभी छात्रों ने एक जैसी हल्के नीले रंग की वर्दी पहनी हुई थी और उनकी उम्र लगभग एक जैसी थी। हाओ रेन की आंखें थक गईं और उसका सिर चकराने लगा, फिर भी उसे लड़की नहीं मिली। चाचा, आप मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक हाओ रेन के ठीक पीछे एक चमकदार आवाज सुनाई दी।
हाओ रेन ने मुड़कर उस युवा लड़की को देखा जिसे वह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने भी वही हल्के नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वही पोनीटेल थी और बाकी छात्राओं की तरह ही लिंगझाओ मिडिल स्कूल का टैग भी था। बस एक ही चीज अलग थी, उसकी यूनिफॉर्म पर लगा नाम का टैग ग्रेड 2 कक्षा 2 झाओ यानजी। उसके ठीक बगल में एक और लड़की थी। हालांकि वह लड़की उसके जितनी सुंदर नहीं थी, पर उसकी कक्षा और क्लास की ही थी। हाओ रेन थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बार से कूद गया। मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे ढूंढने आओगे, झाओ यानजी नाम की इस लड़की ने आत्मविश्वास और गर्व से कहा। वह कौन है? झाओ यानजी के बगल वाली लड़की ने हाओ रेन को सावधानी से देखते हुए धीरे से पूछा। ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी के एक अंकल, उन पर मेरा कुछ बकाया है, झाओ यानजी ने उस लड़की से कहा। अंकल? हाओ रेन को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग दो हिस्सों में बंट गया हो जब उसने सुना कि वे उसे क्या कहते हैं। प्रतिक्रिया सुनने के बाद झाओ यानजी के बगल वाली लड़की अभी भी हाओ रेन के बारे में सतर्क थी। अरे क्या मैं बुरा आदमी लग रहा हूँ? मुझे लगता है मेरा चेहरा काफी दयालु और हानिरहित लग रहा है। हाओ रेन ने उस लड़की को निराशा से देखा। आपका नाम जी है? हाओ रेन ने झाओ यानजी से पूछा क्योंकि वह अजीब क्षण को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। झाओ यानजी ने अपने नाम टैग की ओर इशारा किया। चाचा, आपका नाम क्या है? उसने हाओ रेन से पूछा। मेरा नाम हाओ रेन है, हाओ रेन ने कहा। आमतौर पर जो लोग खुद को अच्छा इंसान कहते हैं वे वास्तव में अच्छे नहीं होते। बगल में बैठी लड़की झाओ यानजी ने कहा। लिंग, तुम पहले घर जा सकती हो, मुझे अभी भी कुछ बातें इन अंकल से करनी है। मैं आज तुम्हारे साथ घर नहीं जा पाऊंगी, झाओ यानजी ने अपने बगल में बैठी लड़की से कहा। ठीक है, सावधान रहना। लड़की ने फिर से सावधानी से हाओ रेन को देखा और जी को चिंतित होकर याद दिलाया। चाचा, क्या अब मुझे ढूंढने में बहुत देर नहीं हो गई है? लिंग को दूर जाते देख झाओ यानजी ने हाओ रेन की ओर देखा और कहा। मुझे चाचा मत कहो, बस मुझे रेन कहो। हाओ रेन का सिर फटने वाला था। ठीक है चाचा, झाओ यानजी ने कहा। हाओ रेन अवाक रह गया। अच्छा हुआ कि तुम मुझे ढूंढने आए, पर माफ करना, अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे माता पिता को पहले ही पता चल गया है कि मैंने सामान खो दिया है। मेरे पिता का गुस्सा सहने का इंतजार करो। हाओ रेन इस घमंडी छोटी लड़की पर थोड़ा गुस्सा हुआ, हालांकि उसने खुद को रोक लिया। इंतजार करो, मेरे माता पिता कल खुद तुम्हें ढूंढने आएंगे। झाओ यानजी की बात खत्म होते ही उसने अपना गुलाबी बैग उठाया और भाग गई। उसने हाओ रेन की प्रतिक्रिया का भी इंतजार नहीं किया। हाओ रेन अवाक सा खड़ा रहा। जरूर, रेन ने सोचा, अपने मम्मी पापा को बुलाओ, देखो कौन किससे ज्यादा डरता है। वह दांत पीसता हुआ विश्वविद्यालय वापस गया और सीधे अपने छात्रावास में सोने चला गया। उसका तो खाना खाने का भी मन नहीं था। रेन भावुक लग रहा है, एक प्रेम रोगी किशोर की तरह। क्या यह उस सुंदर छोटी लड़की की वजह से है? नहीं, रेन को वह सुंदर छोटी लड़की पसंद है, या शायद यह जी युजिया की वजह से है। रेन को सचमुच क्लास प्रेसिडेंट पसंद है, यह तो स्पष्ट है ना। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? हाओ रेन के छात्रावास के साथी जब वापस आए तो उन्होंने हाओ रेन को उसके बिस्तर पर सोते हुए देखा और बातचीत शुरू कर दी। अगले दिन हाओ रेन कक्षा में जाते समय खुश रहने की कोशिश कर रहा था। टैटू पूरी तरह से गायब हो गया था, लेकिन उसकी पूरी बांह बहुत सूजी हुई थी। नसें ऐसे उभर रही थी मानो बांह में शक्ति तो भरी हो, लेकिन उसे बाहर निकालने की कोई जगह न हो। यह बेहद अस्वाभाविक था। हाओ रेन के 3 सहपाठियों ने उसका उदास चेहरा देखा और सोचा कि वह लड़कियों की वजह से परेशान है, इसलिए उन्होंने उसे खुश करने की कोशिश में आधा दिन उसके साथ बिताया। दूसरी ओर हाओ रेन का मूड हर बार झाओ यानजी के माता पिता के बारे में सोचकर खराब हो जाता था। शायद वे इस मामले को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय तक भी ले जाएंगे। क्लास के दौरान झाओ जियाई झो लिरेन और काओरोंगहुआ के पास गई। आखिरकार रेन सचमुच बहुत दुखी है। उसे पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। हाँ, लगता है आज उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई है। शायद हमें उसे लंच पर ले जाकर खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, काओरोंगहुआ ने कक्षा समाप्ति की घंटी बजते ही कहा। काओरोंगहुआ और झो लिरेन ने हाओ रेन को खींचकर ऊपर लाया और कहा, चलो रेन, हम तुम्हारे लिए दोपहर का खाना मंगवाएंगे। मुझे सचमुच खाने का मन नहीं कर रहा, हाओ रेन ने कक्षा से बाहर घसीटते हुए कहा। वह सोच ही रहा था कि प्रशासनिक अधिकारी उसे कब बुलाएंगे, तभी एक काली वस्तु उसकी नजर में आ गई। उन्होंने देखा कि स्कूल के मुख्य द्वार पर एक काले रंग की मर्सिडीज बेंज एस क्लास सेडान खड़ी थी और कार के पास काले सूट और सफेद दस्ताने पहने 2 मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति खड़े थे। स्कूल के गेट पर कई छात्र जमा हो गए, यह जानने के लिए कि ये दोनों किस अमीर लड़के का इंतजार कर रहे हैं। यह जानना जरूरी था कि ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी मुख्यतः आम नागरिकों के लिए थी, हालांकि कुछ अमीर बच्चे भी वहां पढ़ते थे। फिर भी ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी रईसों के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। काओरोंगहुआ और बाकी लोग हाओ रेन को घसीटकर यह देखने आए कि क्या हो रहा है। अचानक दोनों आदमी हाओ रेन की ओर दौड़े और बोले, आखिरकार तुम्हारी कक्षाएं खत्म हो गईं। हमारे गुरु इंतजार कर रहे थे। इस अचानक बदलाव से काओरोंगहुआ और झो लिरेन चौंक गए।
उन्होंने हाओ रेन को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि हाओ रेन ही वो व्यक्ति था जिसे ये दो काले सूट वाले लोग ढूंढ रहे थे। आसपास के सभी छात्र आपस में चर्चा कर रहे थे। अगर शनिवार को कैफेटेरिया में जो हुआ वो पहले से ही बड़ी खबर थी, तो एस क्लास मर्सिडीज बेंज से दो लोगों का हाओ रेन को ढूंढने यहां आना भी ब्रेकिंग न्यूज ही होगी। तो हाओ रेन का परिवार अमीर है, शायद वे हाओ रेन के परिवार वाले नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया तो देखो, वह साफ तौर पर हैरान था। जो लोग हाओ रेन को जानते थे लेकिन उसके बहुत करीब नहीं थे, उन्होंने इस मामले पर सबसे अधिक चर्चा की। हाओ रेन ने उलझन से दोनों पुरुषों को देखा। हमारे मालिक, जो सुश्री जेड के पिता भी हैं, ने हमें आपको लेने के लिए भेजा है। हम केवल दोपहर का समय लेंगे, कृपया कार में बैठ जाएं। दोनों व्यक्तियों ने हाओ रेन को धीरे से प्रणाम किया और कार का दरवाजा खोलते हुए विनम्रता से कहा। अध्याय 7, आपातकालीन बैठक। अनुवादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड, संपादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड। हाओ रेन ने कभी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे होंगे। उसने सोचा था कि झाओ यानजी और उसके माता पिता सीधे प्रशासनिक कार्यालय जाएंगे। उसे हैरानी हुई कि उसे लेने के लिए एक पालकी भेजी गई। शायद क्या यह मेरे अंतिम संस्कार का निमंत्रण है या फिर कोई छिपा हुआ अपहरण? जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि वे मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। एक पल विचार करने के बाद हाओ रेन कार में बैठ गया। बैंग बैंग, कार के दरवाजे बंद हो गए। उसके 3 छात्रावास के साथी उसकी आलीशान सेडान को हैरानी से देख रहे थे। हाओ रेन के बारे में वे जितना जानते थे, उसके अनुसार वह एक साधारण परिवार से था। वे सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्या किया होगा कि उसे इस तरह ले जाया गया। काली सेडान कार बिना किसी घटना के परिसर से बाहर निकल गई। रास्ते में हाओ रेन ने अपने दोनों ओर बैठे लोगों से कोई भी प्रश्न पूछने से खुद को रोक लिया। उनका मानना था कि गंतव्य पर पहुंचने पर उन्हें उत्तर मिल जाएगा। जबकि सेडान आसानी से आगे बढ़ रही थी, उसके अंदर एक वीर त्रासदी की भावना जाग रही थी, जैसे कि वह कभी वापस नहीं आएगी। ईस्ट ओशन सिटी के आधे हिस्से से लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद कार व्यस्त शहर में पहुंची। हाओ रेन की नजर 70 मंजिला एक गगनचुंबी इमारत पर पड़ी। इमारत के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर 2 बड़े बड़े शब्द लिखे थे, मिंगरी ग्रुप। संयुक्त राज्य अमेरिका में नैस्डैक पर सूचीबद्ध मिंगरी ग्रुप चीन के सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक था और निस्संदेह ईस्ट ओशन सिटी में एक व्यापारिक साम्राज्य था। सर, कृपया कार से उतर जाइए। जब सेडान गगनचुंबी इमारत के गेट पर रुकी तो दोनों आदमी उतर गए और हाओ रेन के लिए दरवाजा खोला। गगनचुंबी इमारत की तरफ देखते ही हाओ रेन को थोड़ा चक्कर आ गया। गाड़ी से उतरते ही एक आदमी ने उसे इमारत के अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया। रिसेप्शनिस्ट, जो किसी फिल्म स्टार जैसी खूबसूरत थी, ने उन आदमियों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उसने उनसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं कहा और उनके लिए सुरक्षा रास्ता खोल दिया। हाओ रेन अचानक घबराहट की लहर से घिर गया। उस व्यक्ति ने हाओ रेन को लिफ्ट में ले जाकर इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल 75 पर पहुंचा दिया। लिफ्ट तेजी से ऊपर चली गई, जबकि हाओ रेन गंभीर आदमी को चुपचाप देखता रहा। आखिर इन लोगों का मालिक कौन है? ऐसी जगह पर कौन काम कर सकता है? डिंग, लिफ्ट सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई। लिफ्ट के द्वार खुले और हाओ रेन का स्वागत चमकीले लाल कालीनों, सुनहरी लॉबी और शानदार झूमरों से हुआ। लॉबी किसी 5 सितारा होटल जैसी आलीशान थी। वह आदमी तब भी चुप था जब उसने हाओ रेन को लिफ्ट से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया। वह एक कार्यालय कक्ष के बाहर रुके जिस पर राष्ट्रपति कार्यालय लिखा था। दरवाजा खटखटाते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, मालिक, वह यहाँ है, उसे अंदर लाओ। कमरे से एक गरिमापूर्ण लेकिन थकी हुई आवाज आई। उस आदमी ने दरवाजा खोला और हाओ रेन को कमरे में ले गया। कम से कम 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक बड़ा शानदार कार्यालय कक्ष हाओ रेन की नजर में आया। एक क्रू कट और चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने अपनी गहरी निगाहें हाओ रेन पर गड़ा दी। इसके अलावा उनके साथ 4 गंभीर दिखने वाले पुरुष भी थे जो सभी काले सूट पहने हुए थे। क्या यह उस पर है? उसने उस आदमी से पूछा जिसने हाओ रेन को अंदर लाया था। हाँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, आदमी ने सावधानी से उत्तर दिया। जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अगर आप इसे अभी सौंप दें तो मैं आपके लिए परेशानी खड़ी नहीं करूंगा, राष्ट्रपति लगने वाले उस आदमी ने हाओ रेन को घूरते हुए कहा। मेरे पास यह नहीं है, हाओ रेन ने दांत पीसते हुए कहा। बिना किसी और बात के चौकोर चेहरे वाले आदमी ने 2 शब्द बोले, उसकी तलाशी लो। 4 आदमी बाहर कूद पड़े और जल्दी से हाओ रेन के हाथ और कंधे पकड़ लिए, जबकि जो आदमी हाओ रेन को यहाँ लाया था उसने बहुत ही पेशेवर तरीके से उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। हाओ रेन जानता था कि वह बाघ की मांद में गिर गया है, लेकिन उसे यकीन था कि जब उन्हें उसके पास कुछ नहीं मिला तो वे उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, खोज का पहला दौर पूरा होने पर उस आदमी को कुछ नहीं मिला। जब उसने दूसरा दौर शुरू किया तो उसकी सहज गतिविधियां अकड़ गईं। उसने घबराकर अपना सिर उठाया। मास्टर, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मुझे मास्टर मत कहो, मुझे बॉस कहो। चौकोर चेहरे वाला आदमी भड़क गया। हाँ, बॉस। उस आदमी ने हाओ रेन की ओर इशारा किया। सुश्री जी की चीज उसके पेट में है।
चौकोर चेहरे वाला आदमी जड़ हो गया, जबकि अन्य लोगों के चेहरे के भाव भी बदल गए। बुजुर्गों को बुलाओ। कुछ विचार करने के बाद चौकोर चेहरे वाले आदमी ने आदेश दिया। हाँ, कमरे में मौजूद 9 में से 8 आदमी बाहर चले गए और केवल एक ही उस चौकोर चेहरे वाले आदमी के पास खड़ा रह गया। सी को स्कूल से ले आओ, चौकोर चेहरे वाले आदमी ने अपने बगल वाले आदमी से कहा। हाँ, आदमी ने ऑर्डर लिया और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में केवल हाओ रेन और चौकोर चेहरे वाला आदमी ही बचे थे। मेरा नाम झाओ गुंग है, तुम्हारा नाम क्या है? चौकोर चेहरे वाले आदमी ने हाओ रेन को घूरते हुए पूछा। हाओ रेन ने उत्तर दिया। हाओ रेन, अच्छे इंसान, यह मामला पेचीदा हो गया है और तुम्हें यहाँ थोड़ी देर और रुकना होगा, उसने हाओ रेन को देखते हुए कहा। ठीक है। हाओ रेन के चेहरे पर उसकी उलझन नहीं दिख रही थी। जब तक उसके पेट में कोई चीज होती, वह शांत नहीं रह सकता था, खासकर जब वह चीज टैटू से जुड़ी हुई लगती। बैठ जाओ, झाओ गुंग ने अपने बगल वाली सीटों की ओर इशारा किया। हाओ रेन वहां आकर चमड़े के सोफे पर बैठ गया। कमरे के शीशे से उसे ईस्ट ओशन सिटी का पूरा नजारा दिखाई दे रहा था और दूर से समुद्र की भी एक झलक दिख रही थी। वे चुप रहे और समय बीतता गया। लगभग आधे घंटे बाद लोग जल्दी जल्दी अंदर आने लगे। वे सभी भ्रमित और चिंतित दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी के साथ झाओ यांजी अंदर आई। जब उसने हाओ रेन को देखा तो वह घृणा से भर गई और हाओ रेन ने भी वैसा ही जवाब दिया। सी, ऐसा मुंह मत बनाओ, सब तुम्हारी गलती थी, झाओ गुंग ने झाओ यानजी को डांटा। झाओ यांजी ने अपने होठों को भींच लिया और विद्रोही भाव से बोली। कुछ ही देर में 1 दर्जन से अधिक लोग बड़े कार्यालय कक्ष में आ गए। चूंकि सब लोग यहाँ हैं तो चलिए मीटिंग के लिए अंदर चलते हैं। जी, तुम भी अंदर आओ। चारों ओर देखने के बाद झाओ गुंग ने गंभीर भाव से कहा। एक छिपा हुआ दरवाजा स्वतः खुल गया और एक छोटा बैठक कक्ष सामने आ गया जो कार्यालय कक्ष से जुड़ा हुआ था। जब लोग बैठक कक्ष में जाने लगे तो झाओ गुंग ने हाओ रेन की ओर मुड़कर कहा, कृपया थोड़ी देर यहाँ बैठे और बैठक के परिणामों की प्रतीक्षा करें। हाओ रेन के पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार जब आपके पेट में कोई अनाम चीज हो तो यह अच्छा एहसास नहीं होता। उन्हें उम्मीद थी कि वे लोग बिना सर्जरी के ही उनके शरीर से मोती निकालने का कोई रास्ता खोज लेंगे। विशाल और शानदार कार्यालय में अकेले बैठे हुए वह शहर की ओर देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों पर बैठा हो। अध्याय 8, एक जबरन विवाह। अनुवादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड, संपादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड। मीटिंग रूम में झाओ गुंग मेज के सबसे आगे बैठे थे। उनके बगल में झाओ यांजी बैठी थी और बाकी लोग दोनों तरफ अपनी जगह पर बैठे थे। कुछ लोग इस स्थिति को लेकर उलझन में थे, जबकि कुछ के चेहरे पर उदासी थी क्योंकि उन्हें इस मीटिंग का कारण पता था। मैंने आपको इस बैठक में इसलिए बुलाया है क्योंकि जी ने अपना आंतरिक सार एक नश्वर के हाथों खो दिया है। झाओ गुंग सबसे पहले बोले। यह जानकारी सुनकर उनमें से कई लोग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। पिछले शनिवार को जी पहली बार बारिश रच रही थी। एल्डर लू को उसकी मदद करनी थी, लेकिन जी को निगरानी पसंद नहीं आई, इसलिए उसने एल्डर लू को अकेले ही अभ्यास करने दिया। इस तरह यह दुर्भाग्य घटित हुआ। मैंने अपना काम नहीं किया। ड्रैगन बॉस, मुझे सजा दो। घबराया हुआ सफेद भौहों और सफेद बालों वाला बुजुर्ग अपनी सीट छोड़कर घुटनों के बल बैठने ही वाला था। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। सी बहुत जिद्दी है, मेरे बिगड़ने का नतीजा है। झाओ गुंग ने झाओ यानजी की तरफ देखा और फिर इधर उधर देखा। समस्या यह है कि जी का अंदरूनी हिस्सा किसी और के हाथों में है। घनी भौहों और बड़ी आंखों वाले एक व्यक्ति ने सुझाव दिया, यदि किसी मनुष्य ने इसे ले लिया है तो हम इसे वापस ले सकते हैं। अगर यह इतना आसान होता तो मैं तुम्हें यहां नहीं बुलाता। कुछ अप्रत्याशित हुआ। नश्वर ने जेड के आंतरिक भाग को निगल लिया। झाओ गुंग ने कुछ देर रुककर कहा। इस जानकारी ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिनमें झाओ यांजी भी शामिल थी। यह कैसे संभव है? हमारे कबीले का आंतरिक सार। किसी ने तुरंत इस संभावना पर सवाल उठाया। सी का आंतरिक भाग अभी परिपक्व नहीं हुआ है और बहुत छोटा है। जब यह आकाश से गिरा तो संयोग से नश्वर के मुंह में चला गया, झाओ गुंग ने स्थिर स्वर में समझाया। एक दूसरे की ओर देखते हुए बुजुर्ग धीमी आवाज में बात करने लगे। पिछले हजारों वर्षों में किसी मनुष्य द्वारा आंतरिक कोर को निगलने की घटना नहीं हुई है। क्या वह व्यक्ति नश्वर संसार में साधक है, क्योंकि यह नश्वर आंतरिक कोर को निगलने के बाद विस्फोटित नहीं हुआ है। 300 साल पहले यहां से आखिरी जत्था उड़ जाने के बाद लगभग कोई साधक नहीं बचा है। शायद केवल 2 या 3 ही अब इस नश्वर संसार में जीवित बचे होंगे। यह तथ्य कि नश्वर विस्फोट नहीं हुआ है, सुश्रीजी की आंतरिक कोर की कमजोर शक्ति के कारण होना चाहिए। वे कम से कम 2 मिनट तक फुसफुसाते हुए बातें करते रहे, फिर धीरे धीरे शांत हो गए। बुजुर्गों, आपके विचार से हमें इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए? जब उनकी बातचीत बंद हुई तो झाओ गुंग ने पूछा। यह मामला काफी गंभीर है। हालांकि सुश्रीजी निकट भविष्य में खतरे में नहीं होंगी, लेकिन अपने आंतरिक कोर के बिना वह साधना नहीं कर पाएंगी और ड्रैगन में रूपांतरित नहीं हो पाएंगी।
इसके अलावा प्राचीन अभिलेखों के अनुसार हमारे कबीले के सदस्य परिपक्वता से पहले अपने आंतरिक कोर के नष्ट होने के बाद 5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, भले ही वे स्वस्थ हों। कुछ विचार करने के बाद सफेद भौहों और सफेद बालों वाले एल्डरलू ने कहा। झाओ गुंग ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि अगर जी अपने आंतरिक कोर को पुनः प्राप्त नहीं कर पाती है तो वह 20 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी? एल्डर लू ने चेतावनी दी, वह अपनी आयु बढ़ा सकती है या प्रकृति की चमत्कारी जड़ी बूटियों की मदद से एक और आंतरिक कोर विकसित कर सकती है, लेकिन सुश्री जी इतनी कीमती है कि वह यह जोखिम नहीं उठा सकती। क्या यह बाहर बैठे उस इंसान के पेट में है? घनी भौहों और बड़ी आंखों वाला वह आदमी अचानक उठ खड़ा हुआ। बस इसे अंदर लाओ और इसका पेट चीर दो, हम अंदर का हिस्सा वापस निकाल लेंगे। झाओ गुंग चुप रहा, वह गुस्से से भरा हुआ लग रहा था। बड़े झाओ, 200 साल हो गए हैं और आप अभी भी गर्म स्वभाव के हैं, आदमी के बगल में बैठी महिला ने नाराजगी से कहा। सी की जान यहाँ खतरे में है और वह नश्वर तो बस एक चींटी है। एल्डर झाओ चिल्लाया। उनके इस गुस्से पर कुछ अन्य बुजुर्ग भी सहमति जताते नजर आए। उसे मार दो और उसकी लाश समुद्र में फेंक दो, किसी को पता नहीं चलेगा, एल्डर झाओ ने आगे कहा। यह योजना सुनकर जो बुजुर्ग लोग सिर हिलाने वाले थे वे भौचक्के रह गए। एल्डर झाओ की बात अनसुनी करते हुए झाओ गुंग दूसरे एल्डर्स की ओर मुड़ा। दूसरे एल्डर्स के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपके पास कोई और सुझाव है? उदास होकर एल्डर झाओ बैठ गए और अपने बगल में बैठी महिला से पूछा, क्या मैं गलत था? बॉस ने हमें आधुनिक इंसान बनने के लिए कहा था। सैकड़ों साल हो गए हैं और तुम अब भी गैंगस्टर की तरह व्यवहार और बातें करते हो। मुझे आश्चर्य है कि इस साल तुम स्वर्गीय संकट से कैसे बच पाओगे। महिला ने उसकी तरफ देखा। मैं सिर्फ बातें करता हूँ, कुछ नहीं करता। तुम्हें पता है मैं कभी हत्या नहीं करता। एल्डर झाओ शर्मिंदगी से मुस्कुराए। चुप रहो और दूसरे बुजुर्गों की बात सुनो। महिला ने अभी उसे नापसंदगी भरी नजरों से देखा। इस बीच एक और सफेद बालों वाला बुजुर्ग खड़ा हुआ। एक समाधान है जो न केवल नश्वर को जीवित रख सकता है बल्कि सुश्रीजी को संकट से उबरने में भी मदद कर सकता है। अपने बड़े हाथ की एक लहर के साथ झाओ गुंग ने कहा, हमें बताओ। हालांकि बुजुर्ग ने कुछ सेकंड तक हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम न कह सको। तुम जो चाहो कहो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, झाओ गुंग ने प्रोत्साहित किया। ठीक है, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। दरअसल अगर नश्वर ड्रैगन कोर को अवशोषित कर ले और कुछ हद तक साधना प्राप्त कर ले तो वह सुश्रीजी को उसका प्राण तत्व बनाए रखने के लिए कुछ ड्रैगन सार हस्तांतरित कर सकता है। अब इस समस्या को एक तरफ रख देते हैं कि कोई नश्वर हमारी तकनीकों का इस्तेमाल करके साधना नहीं कर पाएगा। अगर आपकी योजना कामयाब भी हो जाए तो 5 साल बाद जब जी 20 साल का होगा तो हमें क्या करना चाहिए? तब ड्रैगन कोर मजबूत और काफी बड़ा हो जाएगा और वह उसका आधा हिस्सा मिस जेड के साथ बांट सकेगा। आखिरकार ड्रैगन कोर की उत्पत्ति उसी से हुई है और इससे उसे कोई खतरा नहीं होगा। वे यह परिणाम इस तरह हासिल कर सकते हैं। किससे? झाओ गुंग ने तुरंत पूछा। द्वारा बुजुर्ग ने अपने अंगूठे एक साथ लाए और कठिनाई से एक शब्द बोला, समाप्ति। क्या? झाओ यांजी आधे सेकंड के लिए ठिठक गई, फिर उछलकर चीखी, बूढ़े सुन, इतनी बुढ़ापे में तुम बहुत शर्मनाक हो, ठीक से व्यवहार करो। झाओ गुंग ने अपनी बेटी को घूरा और एक शक्तिशाली उपस्थिति का प्रदर्शन किया जिसने झाओ यांजी को उसकी सीट पर वापस धकेल दिया। एल्डर सन की योजना एक व्यवहारिक समाधान हो सकती है, सफेद भौहों और सफेद बालों वाले एल्डर लू अचानक बोले। दरअसल अगर हम एल्डर झाओ के सुझाव के अनुसार भी करें और उनका पेट चीरकर कोर निकाल लें तो भी दूषित कोर को सुश्री जेड के शरीर में वापस डालना सुरक्षित नहीं होगा। मैंने एल्डर सन द्वारा बताए गए समाधान के बारे में एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा है। यह एक प्रकार की सरोगेट कोर साधना है। इस प्रकार की साधना की समस्या यह है कि इसमें लंबा समय लगता है और इसके लिए बिना आंतरिक कोर वाले साधक की सहायता की आवश्यकता होती है। तमाम प्रतिबंधों के अलावा साधक को बहुत कम लाभ मिलेगा और इसीलिए इस पद्धति का धीरे धीरे आकर्षण कम होता गया और अब इसका अभ्यास नहीं किया जाता। हालांकि सुश्री जेड के मामले में यह आजमाने लायक है। नहीं, झाओ यांजी तुरंत चिल्लाए, मैं मरना पसंद करूंगी। अपनी बेटी के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए झाओ गुंग ने अपना हाथ हिलाया और जी ऐसे जम गई जैसे कि वह किसी अदृश्य रस्सी से बंधी हो, क्योंकि वह न तो हिल सकती थी और न ही चिल्ला सकती थी। एल्डर लू की ओर मुड़कर झाओ गुंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अगर हम यह उपाय अपनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जी और नश्वर को हमारे पास कोई विकल्प नहीं है? एल्डर लू ने विनम्रता से कहा। एक क्षण विचार करने के बाद झाओ गुंग ने पूछा, उस आदमी का चरित्र कैसा है? मैंने थोड़ी खोजबीन की। उसका नाम हाओ रेन है और वह दयालु है और अपनी दादी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हालांकि वह विश्वविद्यालय में ज्यादा मेहनती नहीं है, फिर भी उसके अंक ठीक ठाक है। वह न तो मूर्ख है और न ही बदचलन। इससे भी बड़ी बात यह है कि वह शादीशुदा नहीं है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ड्रैगन और इंसानों के बीच शादियां दुर्लभ तो हैं, लेकिन अनसुनी भी नहीं है।
एक बार जब उसे ड्रैगन की नई पहचान मिल जाती है तो उसके लिए हमारी तकनीकों को अपनाना हमारे कानून के खिलाफ नहीं है। झाओ गुंग ने कुछ देर सोचा। चलो उसकी बात सुनते हैं और देखते हैं कि वह इस योजना पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। अगर वह मान जाता है तो मामला सुलझ गया। अध्याय 9 और आपकी पहचान है। अनुवादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड, संपादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड। झट मीटिंग रूम का स्वचालित दरवाजा खुल गया। लगभग 1 दर्जन लोग, कुछ बूढ़े और कुछ जवान, कमरे से बाहर निकल आए। झाओ यांजी सबसे पहले कमरे से बाहर निकली। उसने हाओ रेन पर जोर से खर्राटे लिए। हाओ रेन हैरान थी, सोच रही थी कि उसने उसे कैसे नाराज कर दिया। तुमने अपना सामान खो दिया और मुझे उसी की वजह से यहाँ लाया गया। शुक्र है कि तुम्हारे पिताजी एक समझदार इंसान है, वरना मैं तुम्हारे हाथों मर जाती। जब अन्य लोग कार्यालय कक्ष से बाहर निकलते समय हाओ रेन के पास से गुजरे तो उन्होंने उस पर अजीब निगाहें डाली। फिर झाओ गुंग खुद झाओ यांजी को वापस स्कूल ले गया। वह अपनी बेटी को कैसे मनाएगा, यह हाओ रेन की समझ से परे था। कार्यालय कक्ष में केवल एल्डर लू और हाओ रेन ही बचे थे। हाओ रेन ने एल्डर लू की तरफ देखा और उनके पहले बोलने का इंतजार किया। पिछले कुछ दिनों में तमाम अजीबोगरीब चीजों से गुजरने के बाद उसका दिमाग थोड़ा सुन्न हो गया था और अब वह ठीक से सोचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। क्या आपका नाम हाओ रेन है? एल्डर लू ने हाओ रेन के सामने सीट ली और विनम्रता से पूछा। हाओ रेन ने उसे घूर कर देखा। हाँ, और तुम? हे, आप मुझे दादाजी लू कह सकते हैं। एल्डर लू ने हाओ रेन की ओर दयालुता से देखा। क्या आप थोड़ा भ्रमित हैं? ज्यादा नहीं, हाओ रेन ने जिद से जवाब दिया। एल्डर लू ने अभी भी हाओ रेन को सौहार्दपूर्ण दृष्टि से देखा। भविष्य में आप और अधिक चीजों का अनुभव करेंगे। अच्छा, हाओ रेन ने उसके आगे बोलने का इंतजार किया। तुम उस लड़की के बारे में क्या सोचते हो, जी? अचानक एल्डर लू ने विषय बदल दिया। अपरिपक्व, अनियंत्रित, स्वेच्छाचारी, बुरे व्यवहार वाला, हाओ रेन ने शुरू किया। मुस्कुराते हुए एल्डर लू ने हाओ रेन को बीच में टोकते हुए कहा, वास्तव में जी एक बहुत ही प्यारी लड़की है। मैं असहमत हूँ, हाओ रेन ने तुरंत जवाब दिया। भविष्य में आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, एल्डर लू ने शांति से कहा। भविष्य में? हाओ रेन ने चिंता से उसकी ओर देखा। हाँ, तुम दोनों लंबे समय तक साथ रहोगे, एल्डर लू ने हाओ रेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। हाओ रेन घबरा गया। क्यों? हमारे बॉस आपकी सराहना करते हैं और सोचते हैं कि आप उनके दामाद बनने के योग्य हैं, एल्डर लू ने उन्हें बताया। यह जानकारी सुनकर हाओ रेन दंग रह गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वह तथाकथित जी तो सिर्फ 15 साल का मिडिल स्कूल का छात्र है, जबकि मैं तो 19 साल से ज्यादा का नहीं हूँ। उसने सोचा, क्या आपको लगता है कि आपने जो मन का निगला है वह एक साधारण मन का है? एल्डर लू ने आगे कहा। पीछे मुड़कर सोचते हुए हाओ रेन को याद आया कि जब उसने झाओ यांजी को पकड़ा था तो उसके मुंह में कैंडी जैसी कोई चीज गिर गई थी। यह क्या है? हाओ रेन ने पूछा। ड्रैगन कोर, एल्डर लू ने धीरे से कहा। हाओ रेन ने उसे अचंभित होकर देखा, यह सोचते हुए कि पूरा परिवार पागल हो गया है। ड्रैगन आकाश में उड़ रहे हैं, क्या तुम्हें उनसे ईर्ष्या होती है? एल्डर लू ने पूछा। हाओ रेन ने अपना सिर हिलाया। ड्रैगन आकाश और पृथ्वी को बदल रहे हैं, क्या तुम्हें उनसे ईर्ष्या है? एल्डर लू ने पूछना जारी रखा। हाओ रेन ने फिर अपना सिर हिलाया। ड्रैगन, एल्डर लू ने फिर कोशिश की। हाओ रेन ने फिर भी अपना सिर हिलाया। बड़े लू का बुरा चेहरा उतर गया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो यह मन का किसी भी क्षण तुम्हारी जान ले लेगा। हाओ रेन के चेहरे पर प्रश्न देखकर एल्डर लू ने अपना हाथ खोला और उसकी हथेली में एक हरे नीले रंग का पानी का मोती दिखाई दिया। तुम्हारे पेट में जो मोती है वह मेरी हथेली में रखे पानी के मोती जैसा है। हाओ रेन के आश्चर्य को नजरअंदाज करते हुए एल्डर लू ने अपनी हथेली में रखे पानी के मोती को धीरे से ऊपर उठाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, पानी की बूंद धीरे धीरे बढ़कर उसकी पूरी हथेली जितनी बड़ी हो गई। विशाल हरे नीले मनके की सतह पर हाओ रेन के चेहरे का स्पष्ट प्रतिबिंब था। अंततः यह होगा, एल्डर लू ने पानी के मोती को देखा। टकराना, पानी का मोती फट गया और पानी हाओ रेन पर फैल गया। चौंककर हाओ रेन आधा कदम पीछे हट गया। एल्डर लू ने मुस्कुराते हुए हाओ रेन के पेट की ओर इशारा किया। उस क्षण के बारे में सोचते हुए जब पानी का मोती फटा, हाओ रेन को अचानक पेट में दर्द होने लगा। मेरे पास साधना तकनीक का एक सेट है, आप इसे ले सकते हैं और अपनी साधना पर कड़ी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आपको इसे दूसरों से छिपाना होगा। साधना तकनीक का यह सेट आपके शरीर में ड्रैगन कोर को दबा सकता है और निकट भविष्य में विस्फोट से आपकी मृत्यु को रोक सकता है। किसी जादुई करतब की तरह एल्डर लू ने हवा से एक प्राचीन पुस्तक उठाए और उसे हाओ रेन के हाथ में रख दिया। तुम कौन हो? हाओ रेन ने पूछा। उसे लगा जैसे उसका दिमाग उलझन में है और इतनी सारी जानकारी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हम हैं। एल्डर लू ने हाओ रेन के कान में फुसफुसाने से पहले बेहतर प्रभाव के लिए जानबूझकर विराम दिया, ड्रैगन। हाओ रेन आधा मीटर और पीछे हट गया। उस धूर्त बूढ़े को देखकर उसे लगा कि वह चेंग हुआंग मंदिर के पास तथाकथित गुप्त मार्शल आर्ट के ग्रंथ बेचने वाले विक्रेता जैसा लग रहा है।
तथाकथित चेंग हुआंग मंदिर वह जगह है जहां लोग पारंपरिक त्योहारों के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन हाओ रेन यह समझ नहीं पाया कि उसने पानी का मोती कैसे बुलाया। क्या यह धोखाधड़ी का एक नया रूप था? समाज की जटिलताओं का सामना करते हुए हाओ रेन को अपनी पहचान की क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं था। मुझे पता है कि इसे पचाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। एल्डर लू ने हाओ रेन के कंधे पर प्यार से थपथपाया। अब जब तुम हम में से एक हो तो तुम्हें हमारे साझा राज की रक्षा करनी होगी। ऐसा करके तुम अपनी भी रक्षा कर रहे हो। हाओ रेन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, सोचा कि ड्रैगन का रूप कुछ ज्यादा ही साधारण है। आसमान में उड़ते हुए, आसमान और धरती को बदलते हुए। सचमुच। इसके बजाय उन्होंने सोचा कि यह एक जटिल घोटाला है, न कि फिल्मों के सुपरमैन की तरह शहर में छिपे हुए सुपरहीरो का एक समूह। लगता है तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाओ रेन को देखते हुए एल्डर लू ने अचानक हाओ रेन के हाथ से प्राचीन पुस्तक वापस ले ली और अपनी दूसरी हथेली हाओ रेन के माथे पर रख दी। अचानक हाओ रेन के मन में चमकते सुनहरे अक्षरों का एक अंश उभर आया। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एल्डर लू ने उसका हाथ हटा दिया। यह आत्मा एकाग्रता स्क्रॉल का पहला अध्याय है। यह सरल है और आप हर रात आधे घंटे ध्यान करके इसमें निपुण हो जाएंगे। मैं समय समय पर आपकी प्रगति की जांच करूंगा और अगर आप मेरी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा, एल्डर लू ने हाओ रेन से विनम्रतापूर्वक कहा। भाड़ में जाओ। बूढ़ा आदमी हानिरहित दिखता है, लेकिन वास्तव में बहुत आक्रामक है। मैंने कब वादा किया था कि मैं इस चीज को पालूंगा? हाओ रेन ने घबराहट और रोष से उसे देखा। चिंता मत करो, ये साधना तकनीकें तुम्हें नुकसान की बजाय फायदा पहुंचाएंगी। दूसरी ओर, अगर तुम इनका अभ्यास नहीं करते तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। अब से मैं हमारे घेरे में तुम्हारा संरक्षक हूँ। अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हो तो बस मुझे फोन करो। एल्डर लू ने एक नाम कार्ड निकाला और हाओ रेन को दिया। उनके पास नाम कार्ड भी है। तथाकथित ड्रैगन काफी पेशेवर है, या मैं कह सकता हूँ कि पेशेवर नहीं है। हाओ रेन अवाक रह गया और उसने नाम कार्ड लिया और उस पर लिखी जानकारी को देखकर दंग रह गया। लू किंग, पूर्वी महासागर विश्वविद्यालय के प्रबंध उपाध्यक्ष। अपनी पहचान याद रखना। अब से तुम न सिर्फ ईस्ट ओशन यूनिवर्सिटी के छात्र हो, बल्कि। अपना हाथ बढ़ाते हुए किंग लू ने हाओ रेन के माथे पर थपथपाया। ड्रैगन किंग के दामाद। अध्याय 10, सौंदर्य द्वारा बुलाया गया। अनुवादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड, संपादक नूडलटाउन ट्रांसलेटेड। ड्रैगन राजा। हाओ रेन चौंक गया और उसे संदेह से देखने लगा। दोपहर में भी तुम्हारी क्लास है ना? जल्दी वापस जाओ। लू किंग खड़ा हुआ और हाओ रेन की तरफ हाथ हिलाया। हाओ रेन ने कुछ पल सोचा, खड़ा हुआ और आलीशान दफ्तर से बाहर चला गया। फिर वह अकेले ही लिफ्ट से नीचे उतरा। लिफ्ट में खड़े होकर संख्याओं को गिरते हुए देखकर हाओ रेन को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। वह पहली मंजिल पर पहुंचा। जब वह खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट के पास से गुजरा तो उस खूबसूरत महिला ने हाओ रेन की तरफ मुस्कुराकर देखा। जरूर कोई खास मेहमान होगा, क्योंकि वह सीईओ के दफ्तर में घुसने लायक है, उसने सोचा। वह टैक्सी लेकर वापस स्कूल पहुंच गया। जाने पहचाने नजारे देखकर हाओ रेन को लगा जैसे वह हकीकत में लौट आया हो। उसने अपना फोन निकाला और झाओ जियाई को फोन किया। तुम लोग कहाँ हो? उसने पूछा। हम बिल्डिंग ए में आर्ट एप्रिसिएशन क्लास में हैं। क्या आप ठीक हैं? हमें आपको फोन करने की हिम्मत नहीं हुई, झाओ जियाई ने कहा। मैं ठीक हूँ, मैं अभी आता हूँ। हाओ रेन ने फोन रख दिया। अभी सबसे पहले वह अपने भाइयों को ढूंढना चाहता था। अजीबोगरीब घटनाओं के बाद उसे लगा जैसे उनमें से कोई भी असली नहीं था। हाओ रेन दौड़कर बिल्डिंग ए की ओर गया और पीछे के दरवाजे से कक्षा में घुस गया। कैसा रहा? क्या हुआ? झाओ जियाई और अन्य लोगों ने चिंता में हाओ रेन से पूछा। इसके बारे में बात मत करो। हाओ रेन ने अपना हाथ हिलाया और बैठ गया। कक्षा अध्यक्ष जी यूजिया, जो आमतौर पर आगे बैठती हैं, को लगा कि हाओ रेन वापस आ गया है। वह पलटी और उसकी तरफ देखने लगी। ऐसा लगता है जैसे जी यूजिया को हाल ही में आपकी बहुत परवाह है, काओ रोंगहुआ ने हाओ रेन से कहा जब उसने जी यूजिया को पीछे मुड़ते देखा। हाओ रेन इस विषय पर बात करने के मूड में नहीं था। उसने शांत होकर पूछा, अरे हमारे प्रिंसिपल का नाम क्या है? वो सेन्यू। तुम्हें यह भी नहीं पता था? झो लिरेन ने आकर कहा। उप प्राचार्य के बारे में क्या? हाओ रेन ने तुरंत फिर पूछा। मैनेजिंग वाइस प्रिंसिपल का नाम लू किंग है। मुझे बाकी लोगों के बारे में नहीं पता। झो लिरेन मानो अपनी जानकारी का प्रदर्शन करना चाहता था। उसने जवाब दिया, मैनेजिंग वाइस प्रिंसिपल स्कूल का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है क्योंकि वह प्रिंसिपल के ठीक नीचे होता है, इसलिए उसे नंबर 1 वाइस प्रिंसिपल भी कहा जाता है। हाओ रेन ने बातचीत के बारे में सोचा और कुछ और नहीं कहा। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या इसका प्रिंसिपल से कोई संबंध है? झो लिरेन ने हाओ रेन से पूछा। कुछ नहीं। हाओ रेन ने नाम कार्ड अपने हाथ में पकड़ा और उसे दबाया। हाओ रेन, खड़े हो जाओ और सवाल का जवाब दो। कक्षा के सामने खड़े शिक्षक ने हाओ रेन को दूसरों से बात करते देखा। उन्हें यह भी याद आया कि हाओ रेन पहले चुपके से कक्षा में घुस आया था और बहुत नाराज था।
इसलिए उन्होंने हाओरेन को सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा किया। बेचारा हाओरेन, वह आधे लेक्चर में तो था ही नहीं, वह सवालों का जवाब कैसे देता। उसे लाचार होकर टीचर की डांट खानी पड़ी। कक्षा अध्यक्ष जी यूजिया ने अपना सिर घुमाया और दया भरी आंखों से हाओरेन को देखा। व्याख्यान समाप्त होने के बाद हाओरेन, झाओ जियाइन और अन्य लोग छात्रावास लौट आए। गु जियादोग और अन्य लोग तुरंत वहां आए और मर्सिडीज बेंज पिकअप वाली घटना के बारे में पूछा। हाओरेन ने बस इतना कहा कि उसका कोई रिश्तेदार विदेश से आया था और उसे खाने के लिए ले गया। उसने यह बात दबा दी और अब इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम आजकल अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या तुम्हें अस्वीकार कर दिया गया? जब हाओरेन रात में होमवर्क की नकल कर रहा था तो उसे कक्षा अध्यक्ष जी यूजिया का एक टेक्स्ट संदेश मिला। नहीं, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ। हाओरेन को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे मैसेज भेजेगी। उसने सोचा और उसे जवाब दिया। दी। हाओरेन ने जो फोन डेस्क पर रखा था वह अचानक बज उठा। यह जी यूजिया का फोन था, इसलिए उसे फोन उठाना पड़ा। आज सुबह क्या हुआ? जी यूजिया ने फोन पर पूछा। अरे, मेरा एक रिश्तेदार विदेश से लौटा था और उसने मुझे खाने पर आमंत्रित किया। उसने मुझे सरप्राइज दिया, इसलिए मुझे पहले से पता नहीं चला। तुम कहाँ हो? जी यूजिया ने पूछा। मैं अपने छात्रावास के कमरे में हूँ, हाओरेन ने उत्तर दिया। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, फिर उसने अचानक पूछा, क्या तुम टहलने चलोगे? अभी चांदनी बहुत अच्छी है। हाओरेन के पेट में तितलियां उड़ने लगी क्योंकि उसने इस तरह के निमंत्रण की उम्मीद नहीं की थी। उसके मन में कक्षा अध्यक्ष जी यूजिया एक बहुत ही लोकप्रिय लड़की थी। न केवल उसकी कक्षा के कई लड़के उसे पसंद करते थे, बल्कि कई उच्च वर्ष के छात्र भी उसके पीछे पड़ गए थे। यदि झाओ जियाए और अन्य लोग हाओरेन की पीठ पीछे नहीं जाते और उसकी ओर से जी यूजिया के सामने स्वीकारोक्ति नहीं करते, तो हाओरेन और जी यूजिया के बीच संबंध इतने अजीब नहीं होते। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, सच में मुझे काफी होमवर्क करना है। फिर कभी हाओरेन ने एक पल के लिए संघर्ष किया और फोन पर कहा, अगर आपके कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए, जी यूजिया ने कहा। एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी कक्षा अध्यक्ष हूँ। मुझे आपका ध्यान रखना है ना? हाँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। हाओरेन कुछ और कहने के बारे में नहीं सोच सका। कोई चिंता नहीं। जी यूजिया ने फोन रख दिया। हाओरेन ने अपना सेल फोन नीचे रख दिया और थोड़ा उत्साहित महसूस किया। किसने बुलाया? झाओ जियाए और अन्य दो छात्रावास के साथी अपने हाथों में आधी रात का नाश्ता लेकर दरवाजे से अंदर भागे और हाओरेन पर चिल्लाए। कुछ नहीं। हाओरेन मुस्कुराया। तुम हाल ही में रहस्यमयी हो गए हो। पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। झाओ जियाइन ने मजाकिया लहजे में हाओरेन को हल्के से मुक्का मारा। हाओरेन ने झाओ जियाइन के हमले को झेला और सोचा, अगर कोई क्लास प्रेसिडेंट और मुझे अकेले में साथ चलते हुए देख ले तो पता नहीं वे क्या सोचेंगे। क्या जी यूजिया को इस बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए? आधी रात को जब झाओ जियाए और बाकी लोग गहरी नींद में थे, हाओरेन चुपके से अपनी ऊपरी बर्थ से नीचे उतरा। फिर उसने दरवाजा खोला और बालकनी में चला गया। चांदनी उज्ज्वल थी। हाओरेन ने ल्यूकिन का नाम कार्ड निकाला और उसे वापस अपनी जेब में रखने से पहले कुछ देर तक देखा। एक बार कोशिश करके भी देख लेना चाहिए। हाओरेन का रुख स्थिर होने के बाद उसने शांत आकाश का सामना किया और अपने मन में साधना तकनीक के बारे में सोचा। हाओरेन के मन में स्वर्णिम लिपि उभर आई। हाओरेन ने तकनीक का अर्थ शब्द दर शब्द समझने की कोशिश की और निर्देशानुसार ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। एक बार उन्होंने पूरा सेट समाप्त कर लिया, फिर चुपके से अपने कमरे में वापस आए और पाया कि 2 घंटे बीत चुके हैं। वह वास्तव में 2 घंटे तक बाहर खड़ा रहा। हाओरेन ने खुद को आश्चर्यचकित किया। उसे यकीन नहीं था कि यह मनोवैज्ञानिक असर था या नहीं। अभ्यास के बाद उसे लगा कि उसकी बांह का सूजा हुआ हिस्सा वापस सामान्य हो गया है। जो भी हो, मैंने अपना काम कर दिया है। अब सोने का समय हो गया है। हाओरेन ने बाकी सारे विचार दबा दिए और जल्दी ही सो गया। अगले कुछ दिनों में जिंदगी बहते पानी की तरह नीरस हो गई थी। हाओरेन जैसी साधारण सहपाठी पर सबका ध्यान कम हो गया था, लेकिन जी यूजिया अब भी पीछे बैठी लड़की से बात करते हुए हाओरेन की तरफ देखती थी। हाओरेन हर रात बालकनी में अभ्यास करने जाता था, लेकिन उसे कोई खास तरोताजा असर नहीं दिखा। उसकी ताकत भी कम होकर सामान्य होने लगी और अब वह झो लिरेन के सामने आर्म रेसलिंग में भी कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वाइस प्रिंसिपल का नाम कार्ड उसने छिपा रखा था। वाइस प्रिंसिपल की नजर उस पर पड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। गुरुवार पलक झपकते ही आ गया। मेकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे सभी छात्रों के लिए यह एक रोमांचक दिन था। ऐसा दूसरे वर्ष के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम कमजोर ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग के कारण था। जल्दी करो, आगे की पंक्ति में जाकर बैठ जाओ। उन्नत गणित की कक्षा से बाहर आकर झो लिरेन ने हाओरेन को घसीटा और पागलों की तरह दूसरी बड़ी कक्षा की ओर भागा। झो लिरेन, हमारे लिए 2 सीटें बचा लो। झाओ जियाए और काओरोंगहुआ पीछे से चिल्लाए। झो लिरेन कक्षा में प्रकाश की गति जितनी तेज गति से आया,
लेकिन फिर भी वह निराश था क्योंकि उसे पता चला कि पहली 15 पंक्तियों पर अन्य लड़के बैठे थे। हम अभी भी बहुत धीमे हैं, झो लिरेन ने गुस्से से कहा। उसने बीच वाली सीटें चुनी, हाओ रेन को अपने साथ घसीटा और बाकी 2 लोगों के लिए 2 सीटें बचा ली। अरे, यह तो बहुत पीछे है। झाओ जियाए और काओ रोंगहुआ हांफते हुए दौड़े और जब उन्होंने अपनी सीटों की जगह देखी तो असंतुष्ट हो गए। उन लोगों ने वो सीटें पाने के लिए क्लास छोड़ दी। मैं क्या कर सकता हूँ? झो लिरेन ने मासूमियत से कहा। क्या तुमने यह दावा नहीं किया था कि तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी? क्लास छोड़ने की भी हिम्मत नहीं है। काओ रोंगहुआ ने उसका मजाक उड़ाया। सच है, आप कल से ही उसके आज के व्याख्यान के लिए उत्साहित थे, झाओ जियाई ने कहा। क्या तुम लोग भी ऐसे ही नहीं थे? इतनी तेज दौड़ रहे थे? झो लिरेन ने जवाब दिया। धमाका धमाका। तभी लड़कों का एक और समूह अच्छी सीटों के लिए कक्षा में दौड़ा। हालांकि वे हाओ रेन से धीमे दौड़े और केवल पीछे ही बैठ सके। कुछ ही देर बाद उसी विषय की कुछ ही लड़कियां देर से आई और उन्होंने देखा कि आगे की सीटों पर लड़के बैठे हैं। उनके पास सबसे पीछे बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जी यूजिया उन लड़कियों में से एक थी। उसने हाओ रेन से नजरें मिलाई लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम्हारी जी यूजिया से हाल ही में काफी नजरें मिली हैं। क्या तुम लोग चोरी छिपे डेटिंग कर रहे हो? काओ रोंगहुआ को कुछ महसूस हुआ और उसने हाओ रेन से पूछा। मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहा हूँ। डेटिंग वाली बात कहाँ है? हाओ रेन ने आंखें घुमाई। कक्षा शोर से भरी हुई थी। हाओ रेन की कक्षा के अलावा यहाँ 4 और कक्षाएं भी थीं। सब बातें कर रहे थे, खासकर लड़के। डिंग 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 घंटी बजी। ऊंची कमर वाली शॉर्ट्स पहने हुए एक जोड़ी सुंदर पैर अंदर आए। सभी लोग हौंफने लगे। हल्के आसमानी नीले रंग की ऊंची कमर वाली जीन शॉर्ट्स पर मिलिट्री स्टाइल के बटन लगे थे। टॉप पर लेस वाली वी नेक और फ्लॉन स्ट्रिम वाली शर्ट थी। एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसकी बाहों में हैंडआउट्स लगे थे, कक्षा में दाखिल हुई। सुंदर और परिपक्व और शुद्ध। झो लिरेन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और टिप्पणी की। जब लड़के हौंफने लगे तो हाओ रेन अपना सिर उठाकर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। सच में सुहान अब भी बहुत चमकदार, नाजुक और खूबसूरत थी। जब उसने खुले कपड़े नहीं पहने होते थे तब भी वह किसी भी मर्द का खून गर्म कर सकती थी। सुहान अपनी ऊंची एड़ी के जूते में धीरे धीरे मंच के सामने चली गई। सभी पुरुषों की निगाहें उस पर गड़ी हुई थीं। यहाँ तक कि हाओ रेन भी उसे घूर रहा था, जबकि उसने एकाग्रता साधना तकनीक का अभ्यास किया था। आज हम तीसरे मॉड्यूल पर बात करेंगे। सब लोग अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 73 खोलें। सुहान के सीने के सामने रखे मिनी माइक्रोफोन से यह दिव्य ध्वनि कक्षा के हर कोने तक पहुंच गई। मैं स्वर्ग में हूँ। झो लिरेन उसकी आवाज में नशे में था। हर दिन इस तरह का व्याख्यान सुनना कितना सुखद होगा। वह वास्तव में सुंदर है। हाओ रेन ने उसकी ओर देखा और सोचा, उसका शरीर, रूप और श्रृंगार सब बेदाग है। ऐसी औरतें कैसा प्रेमी ढूंढती होंगी। हाओ रेन ने मन ही मन सोचा। यद्यपि सेमेस्टर की शुरुआत से ही सभी को केवल कुछ ही व्याख्यान देने पड़े, फिर भी सभी पुरुषों के दिलों पर उसने विजय प्राप्त कर ली। इसके अलावा सुहान के व्याख्यान स्पष्ट, व्यवस्थित और समझने में आसान थे। कक्षा की लड़कियां भी यह बात मानती थीं और इन्हीं कारणों से उनकी प्रशंसा करती थीं। 90 मिनट का लेक्चर खत्म हुआ। सभी लड़के अभी भी सुहान की खूबसूरती में डूबे हुए थे और खुद को रोक नहीं पा रहे थे। हालांकि सभी जानते थे कि यह हिमखंड सुंदरी कभी भी पाठ्यक्रम से असंबंधित कोई बात नहीं करती थी, न ही छात्रों के किसी प्रश्न का उत्तर देती थी। व्याख्यान के बाद वह 1 मिनट भी नहीं रुकती थी। जैसे ही घंटी बजती, वह अपना अंतिम वाक्य पूरा करती, नोट्स उठाती और उसी समय कक्षा से बाहर चली जाती। अगर मैं इस तरह की सुंदरता के लिए एक वाक्य कह सकता तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। सुहान को जाने वाला देखकर झो लिरेन ने हाओ रेन का हाथ खींचा और आह भरी। वह छात्र, मेरे कार्यालय में आओ। सबको आश्चर्य हुआ जब घंटी बजने पर सुहान कक्षा से बाहर नहीं निकली। उसने अपना नाजुक हाथ उठाया और झो लिरेन की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं। झो लिरेन खड़ा हो गया। वह हैरान था और खुशी से लगभग बेहोश हो गया। नहीं, तुम्हारे बगल वाला लड़का। सुहान की उंगली थोड़ी दाहिनी ओर बढ़ी और हाओ रेन की ओर इशारा किया।